हेलो दोस्तों और प्यारे बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रुप नंबर 13। देखो यार, आपका पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 13 और 14 रह गया था और सरफेस केमिस्ट्री रह गया है। ठीक है, तो जो भी रह गया है वो सारा पढ़ा दिया जाएगा। तो आज हम लोग 13 14 खत्म करने की कोशिश करेंगे और एक दो दिन में सरफेस केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा। फिर देखते हैं हम लोग आप के लिए क्या प्लान बनाते हैं। तो आप लोग टेंशन न लें, जितना पढ़ाया गया है उसको सबसे पहले तो खूब अच्छे से पढ़ने की कोशिश करें, खूब रिवीजन करें और क्वेश्चन अच्छे से लगाएं। ठीक है, उसी में सब कुछ आएगा पेपर, इसकी गारंटी मेरी है। जो पढ़ाया गया है पेपर उसी में आएगा। और पढ़ाया सारी बातें गई हैं, उनको अच्छे से रिवाइज करिए, क्वेश्चन करिए और खूब मेहनत करिए। देखो यार, चांस जो होता है ना बहुत कम मिलता है। बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि सर पेपर पोस्टपोन हो रहा है, लगातार इतने दिन हो गए अभी तक पेपर नहीं हुआ है और अगस्त में भी लग रहा है पोस्टपोन होगा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये मौका है या सजा है? बताओ। यदि तुम्हें 2 3 महीने पहले, 4 महीने पहले तुम्हारा सिलेबस खत्म हो रहा है और तुम्हें बहुत सारा टाइम रिवीजन करने का मिल रहा है, बहुत सारे टेस्ट पेपर देने का मौका मिल रहा है, तो ये मौका है ना। तो यदि मौका है तो तुम चौका मारो ना यार दोस्त, सेलेक्ट हो। तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है पेपर अगस्त में होना है, अगस्त के बाद सितंबर में होना है, क्या फर्क पड़ता है? हम अपनी पूरी तैयारी से रहे, जब पेपर होगा जब फाड़ के चले आएंगे पेपर को 2 मिनट में। मगर ये तुम्हारी तैयारी न रही तो वो चाहे अगस्त में हो, जुलाई में हो, सितंबर में हो, तुम तो रोते ही नजर आओगे ना। चाहे जुलाई में हो जाए तो भी रोते नजर आओगे कि हमारा नहीं हुआ, अगस्त में होगा तो भी रोते नजर आओगे हमारा नहीं हुआ, सितंबर में होगा तो भी रोते नजर आओगे कि हमारा नहीं हुआ। और क्यों? क्योंकि यार प्रिपरेशन नहीं है। तो इस बात की तुम्हें टेंशन लेने की कौन सी जरूरत है कि पेपर कब होगा? तुम्हें इस बात की टेंशन लेनी चाहिए, क्या तुम उस लड़ाई के लिए, क्या तुम उस एग्जाम को निकालने के लिए प्रिपेयर हो? इस बात की तुम्हें टेंशन लेनी चाहिए। और यदि प्रिपेयर नहीं हो तो बहुत लंबा समय है, मतलब एक ऐसा समय है, सफिशियंट टाइम है जिसमें तुम सेलेक्ट हो सकते हो। तो यार उस सफिशियंट टाइम का यूज करो, मैक्सिमम रिवीजन करो, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करो। टेस्ट सीरीज चल रही है, टेस्ट सीरीज को फॉलो करो। टेस्ट सीरीज चालू हुई है, उसके पेपर दो और उनमें नंबर लाओ 600 के ऊपर, 700 के ऊपर। क्यों? क्योंकि यदि पेपर डिले हो रहा है तो ये ध्यान रखना, बहुत हाई रेंज पे सिलेक्शन होंगे। क्यों? क्योंकि निकम्मे हम हैं, मगर इसका मतलब थोड़ी कि पड़ोसी भी निकम्मा है वो तो पढ़ रहा है ना, और वो पढ़ रहा है तो 700 नंबर लाएगा ना यार। तो जरा ध्यान रखिएगा सभी प्यारे बच्चों कि खूब पढ़ाई करो, इस बात पे फोकस ना करो कि पेपर कब है। बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि हाँ, बहुत सारे बच्चों के पास, मेरे पास ऐसे भी मैसेज आए कि सर वो पढ़ाई नहीं हो रही है, सर मैं कोविड की वजह से थोड़ा सा परेशान हूँ। हम भी लोग परेशान हैं, मगर बताओ सिलेबस में आगे पीछे क्या हो रहा है, 5 7 दिन हो रहा है और खत्म कर रहा है। हम लोगों को तो फैमिली भी देखनी होती है, बाकी सारी भी चीजें देखनी होती है। तुम्हें तो पढ़ना है। तो मेरा बस इतना कहना है, देखो प्रॉब्लम लाइफ में हमेशा होती है, ऐसा नहीं होता है कि प्रॉब्लम नहीं होती है। आज कोविड है तो प्रॉब्लम है, कल कोई प्रॉब्लम होगी, बस नाम चेंज हो जाएगा, प्रॉब्लम हमेशा रहती लाइफ में। अब आप मेरे से पूछो क्या सर आप आज आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, या इससे पहले नहीं करते थे? हमने कहा नहीं करते थे। आज कोविड की वजह से बीमार है तो कभी ऐसे ही टाइफाइड हो जाता था, तो कभी ऐसे ही कोई दिक्कत आ जाती थी। तो प्रॉब्लम तो रहनी ही रहनी है यार। कभी नाम एक्स होगा, कभी नाम वाई होगा, कभी नाम जेड होगा। बात यह है कि उन प्रॉब्लम को फेस करते हुए आप कितना सक्सेस हो सकते हो, आप कितना आगे बढ़ सकते हो, बात यहां पे है। प्रॉब्लम और इंसान का जोली दामन का साथ है, और उस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मत समझो यार। एक हेडल है, आया है, क्रॉस करेंगे, आगे बढ़ेंगे, एक गेम की तरह। तो गेम की तरह उसको हेडल मानो, क्रॉस करेंगे, आगे बढ़ेंगे। यदि उस हेडल को पार करने में निपट भी गए तो हमारे पास इतना सफिशियंट टाइम है कि हम उस हेडल को अच्छे से क्लियर कर लें। तो मेरी सभी बच्चों से एक ही रिक्वेस्ट है कि इन सारे बहानों को छोड़िए। हाँ, हो सकते हैं इनमें से कुछ की रियलिटी भी हुई है, मगर उसको आगे बढ़ो, उस रियलिटी को थोड़ा सा फेस करो अच्छे से कि हाँ ठीक है, हमें प्रॉब्लम है तो 10 दिन नहीं पढ़ेंगे, मगर 10 दिन के बाद पढ़ेंगे। ऐसा थोड़ी होता है कि 10 दिन तुमने नहीं पढ़ाई थी, 5 दिन तुमने नहीं पढ़ाई थी, या 15 दिन तुमने नहीं पढ़ाई थी तो तुम सेलेक्ट नहीं होगे यार। बाकी 365 दिन काउंटेबल नहीं है, वो 5 दिन काउंटेबल है। बताओ भाई, जैसे मैं था, मैंने
पिछले मतलब एक हफ्ते कम से कम नहीं पढ़ाया, तो क्या सिलेबस नहीं खत्म हो रहा है? हो रहा है। तो उस एक हफ्ते की पढ़ाई से कुछ होना है? नहीं होना है, बस ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन सिलेबस पीछे चला गया। इसी तरह यदि तुम एक हफ्ते नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा यार, 2 दिन बाद सिलेबस तुम खत्म करोगे। मगर यदि तुम्हारे दिमाग में ये है कि हमें करना है, तो नहीं तो तुम बहाना ढूंढ के बैठोगे कि वो मुझे कोविड हो गया था इसलिए मेरा नहीं हो पाया, वो पेपर बार बार पोस्टपोन हो रहा था इसलिए मैं रिदम नहीं बना पाया। ठीक है, इस तरह के बहाने मार के चले आओगे। इस तरह के बहाने गार्जियन के लिए ठीक है, हम लोगों को तो सब पता होता है। क्यों? क्योंकि यार जितनी लाइफ हम लोग घर में नहीं गुजारते हैं उतनी लाइफ तो बच्चों के साथ गुजारते हैं। डेली यदि 6-7 घंटे की टीचिंग चल रही है तो इसका मतलब 6-7 घंटे किसके साथ है? तुम्हारे साथ तो है। आजकल कैमरा बीच में रहता है, नहीं तो बिल्कुल फेस टू फेस रहते थे, तो फेस टू फेस जरा ज़्यादा अच्छा लगता था क्योंकि यही बातें तुमको चिपका देते थे वहाँ पे समझाते हुए कि यार देखो ये गड़बड़ सड़बड़ ना करो, पढ़ाई करो नहीं तो निपट जाओगे। अभी क्या है, अभी मैं बोल रहा हूँ मगर तुम फील कितना कर रहे हो, तुम्हारा तुम सोच रहे हो यार यार सर बकवास कर रहे हैं, हटाओ यार इसको 10-5 मिनट के लिए पॉज कर दो या स्किप कर दो। भैया यही बकवास सिलेक्शन कराएगी तुम्हारा, पढ़ाना सिलेक्शन नहीं कराएगा। नहीं तो पढ़ा तुम्हें 25,000 बच्चों कराओ तो क्या वो सारे सेलेक्ट होंगे? सेलेक्ट तो कुछ ही होंगे। वो सेलेक्ट जो कुछ होंगे वो कौन होंगे? वो बच्चे होंगे जो खुद की मेहनत से सेलेक्ट हो रहे हैं, हमारी मेहनत से नहीं। हम तो सबके ऊपर मेहनत कर रहे हैं, तुमको भी पढ़ा रहे हैं, उनको भी पढ़ा रहे हैं, सबको पढ़ा रहे हैं। मगर जो मेरे पैरेलल दौड़ पाएगा वो सेलेक्ट होगा, इसलिए काबिल वो है, उसकी मेहनत लग रही है। मगर मैं चाहता हूं कि वो तुम हो, मैं ये चाहता हूं कि वो तुम हो। इस वजह से मेरी बातों को समझिए और जी जान लगा के पढ़ाई करिए, ठीक है? नहीं तो गेम जब हो जाता है ना उसके बाद अरे यार 20 नंबर यदि आ जाते तो मैं आज एमबीबीएस होता, अरे यार सिर्फ 5 क्वेश्चन सही हो जाते तो मेरा एमबीबीएस हो जाता। ये करते रहोगे। लाइफ में ये सबके साथ होता है, ऐसा नहीं कि तुम्हारे साथ है, हम लोग के साथ भी होता है। हम लोग के साथ भी ये सब रहता है, अरे यार ये कर लेते तो वो हो जाता है, एक्स करते तो वाई होता है, कि अरे यार वाला जो गेम है ना ये सबके साथ चलता है। बस मैं ये चाहता हूँ ये तुम्हारे साथ ना चले, इसलिए तुम्हें पहले आगाह कर रहा हूँ, ठीक है? तो सभी बच्चे तैयार हो जाए, खूब मेहनत से पढ़ाई करें। चलो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखो यार आज हम बात करने जा रहे हैं ग्रुप नंबर 13 की। तो ग्रुप नंबर 13 में हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए और क्या क्या खूब इंपॉर्टेंट है उस पर फोकस करते हैं, ठीक है? तो जरा देखो ग्रुप नंबर 13 में हमें क्या बातें पढ़नी चाहिए, ठीक है, और कैसे पढ़नी चाहिए, इस बात का डिस्कशन करते हैं 2 मिनट में। अब जरा देखो हम स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं। आपको पता है मैं स्टार्टिंग हमेशा केमिकल प्रॉपर्टी से पहले करता हूँ, फिजिकल प्रॉपर्टी बाद में जाता हूँ। तो यहाँ पर भी यही होगा, पहले हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी लपेटेंगे फिर हम फिजिकल प्रॉपर्टी में चलेंगे। तो जरा देखो हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप नंबर 13। ग्रुप नंबर 13 के हाइड्राइड्स की बात करते हैं कि यार ये किस तरह से काम करते हैं किस तरह से नहीं करते हैं, इसको बात डिस्कस करते हैं। तो जरा देखना ग्रुप नंबर के हाइड्राइड होते कैसे हैं। देखो सबको पता है कि ग्रुप नंबर जो 13 होता है उसकी बैलेंसी क्या होती है? 3 होती है, ऐसे, ठीक है? ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है? 3 होती है। या फिर ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है? 5 होती है, सॉरी 1 होती है, ऐसे है कि नहीं? 3 और 1 ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, उसमें से ये मेन ऑक्सीडेशन नंबर है, मेन ऑक्सीडेशन नंबर है। अब ये मेन ऑक्सीडेशन नंबर है, इसका मतलब एलिमेंट जो होंगे +3 ऑक्सीडेशन नंबर शो करेंगे। जब +3 ऑक्सीडेशन नंबर शो करेंगे तो इनके हाइड्राइड कैसे बनेंगे? तो हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 13 जो होगा वो बेटा कैसा होगा? EX3 टाइप का हाइड्राइड होगा, EX3 टाइप का हाइड्राइड होगा, इस तरह का हाइड्राइड। अब ये हाइड्राइड क्या खेल कर आता है ये आपको एक एक करके समझाता हूं और पढ़ाता हूं, सॉरी इस बात को जरा समझिएगा, ठीक है? अब जरा देखो बच्चों, अब आपको बताता हूं कि हाइड्राइड किस तरह से खेल कर आता है। ये हुआ हमारे पास BHEH3। अब इसको मैं यदि ऐसे लिख लूं, गले में मेरे थोड़ा दर्द है, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आवाज़ जो वॉइस है वो हो सकता है थोड़ी बहुत कम आए मैनेज कर लेना।
अब जरा देखो यार प्यारे बच्चों, इस बात को डिस्कस करते हैं। देखिएगा, अब जरा बात को सुनिए। हमारे पास क्या है, बोरान के हाइड्राइड है। अब बोरान के हाइड्राइड के बारे में बताता हूं। बोरान, एल्युमिनियम, इसके बाद कौन है, गैलियम, इंडियम, थैलियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। अब जरा समझिए, बोरान फॉर्म नंबर ऑफ हाइड्राइड। हाइड्राइड भी वो भी कैसे, कोवेलेंट हाइड्राइड। ये देखो, कोवेलेंट हाइड्राइड, बोरान फॉर्म नंबर ऑफ कोवेलेंट हाइड्राइड। एक दो हाइड्राइड नहीं बनाता, बहुत सारे कोवेलेंट हाइड्राइड बनाता है। B2S6, B4H, ठीक है 10, B4H8 एसेट्रा। इस तरह के बहुत सारे कोवेलेंट हाइड्राइड बनाता है। एल्युमिनियम जरा समझो, एल्युमिनियम फॉर्म ओनली पॉलीमरिक हाइड्राइड। एल्युमिनियम सिर्फ पॉलीमरिक हाइड्राइड बनाता है, इस तरह का, ऐसे बस एक, वो भी कैसा, पॉलीमरिक हाइड्राइड। गैलियम, इंडियम, थैलियम क्या करते हैं, ये क्या फॉर्म करते हैं, अनस्टेबल EH3 टाइप हाइड्राइड। इनके हाइड्राइड ज्यादा स्टेबल नहीं होते, अनस्टेबल होते और सिंपल बनाते हैं, EH3 टाइप। तो जरा देखो, ये पॉलीमरिक बनाता है, ये पॉलीमरिक फॉर्म मतलब नंबर ऑफ कोवेलेंट हाइड्राइड बनाता है, और ये सिर्फ पॉलीमरिक हाइड्राइड बनाता है, और ये ऐसा होता है। इतनी बात पहले समझ में आई कि कौन से हाइड्राइड क्या है। बोरान नंबर ऑफ कोवेलेंट हाइड्राइड बनाता है, वो पॉलीमरिक भी है, डाइमर, ट्राइमर, टेट्रामर। और एल्युमिनियम सिर्फ पॉलीमरिक हाइड्राइड बनाता है, इस तरह का। और गैलियम, इंडियम और थैलियम ये बनाते हैं। अब कहानी को थोड़ा स्टार्ट करते हैं और बोरान के बारे में बताते हैं कि बोरान के हाइड्राइड क्या है, क्योंकि बोरान के हाइड्राइड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जरा देखो, हाइड्राइड ऑफ बोरान को कहते क्या है, अगला पॉइंट भी यहीं पे लिख देता हूं। हाइड्राइड ऑफ बोरान इज नोन एज बोरेन। बोरेन सिमिलर टू हाइड्रोकार्बन, मतलब एल्केन, सिमिलर टू एल्केन, इस वजह से इसको बोरेन बोलते हैं। अब देखो बोरेन कैसे डिवाइड होते हैं। अब हम लोगों ने यहाँ पर बातों को और आगे एक्सप्लेन किया। अब मैं बात करता हूँ बोरेन की, कि बोरेन होते क्या है। बोरेन्स, जरा देखो बोरेन्स क्या होते हैं, इनके बारे में एक एक करके बात बताता हूँ, ठीक है। अब आप बातों को समझते जाइएगा और इनको एक्सप्लेन करते जाइएगा। पहला क्वेश्चन, जरा इस बात को समझिए, बोरेन में दो सीरीज होती है, BnHn+4, एक सीरीज होती है BnHn+6। जरा देखिए, बोरेन में दो सीरीज है, जरा बात को समझिए। बोरेन नंबर ऑफ कोवेलेंट हाइड्राइड होते हैं, एक टाइप की वो सीरीज बनाते हैं ये वाली BnHn+4, और एक टाइप की सीरीज बनाते हैं ये BnHn+6। इसको बोलते हैं इंडो बोरेन, इंडो बोरेन। इसको बोलते हैं हमारा क्या, ये इंडो होता है और ये थियो होता है, थियो बोरेन, ऐसे।
अब दोनों में देखो जरा, ये स्टेबल होते हैं और ये जनरली अनस्टेबल होते हैं। इस सीरीज को फॉलो करने वाले, इस सीरीज को फॉलो करने वाले अनस्टेबल है, इस सीरीज को फॉलो करने वाले स्टेबल है। कैसे? n की वैल्यू 2 डालो तो क्या आएगा? B2H6। B2H6 इसी सीरीज का एलिमेंट है, ठीक है। n की वैल्यू 4 डालो तो क्या आएगा? B4H10। B4H10 इस सीरीज का एलिमेंट है। ये देखो, अब यदि पूछा जाए दोनों में ज्यादा स्टेबल क्या है, तो इस सीरीज का एलिमेंट ज्यादा स्टेबल होगा, इस सीरीज का एलिमेंट कम स्टेबल होगा। इस सीरीज का एलिमेंट ज्यादा स्टेबल होगा, इस सीरीज का एलिमेंट कम स्टेबल होगा। तो पहली बात समझ पाए कि बोरेन जो होते हैं वो पॉलीमरिक होते हैं, ठीक है। अब उनको दो सीरीज में डिवाइड किया जाता है। एक सीरीज का नाम होता है BnHn+4, दूसरी सीरीज का नाम होता है BnHn+6, ठीक है। और ये सीरीज ज्यादा स्टेबल होती है और ये सीरीज कम स्टेबल होती है। अब जब देखो नॉमेनक्लेचर, यदि कहीं पर बोरेन का नॉमेनक्लेचर किया जाए तो कैसे करते हैं? देखो बोरेन का नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। कॉमन नेम लिखा जाता है बोरेन, पहले आप लिखोगे कॉमन नेम और ब्रैकेट में लिखोगे न्यूमेरिक हाइड्रोजन के नंबर, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन न्यूमेरिक फॉर्म, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन न्यूमेरिक फॉर्म। मतलब क्या हुआ? देखो मैं करके दिखाता हूं। जैसे किसी ने कहा B2H6 का नाम बताओ, तो ये कितना है? 2, तो लिखोगे डाइबोरेन, ये इसका कॉमन नेम हो गया। हाइड्रोजन कितने हैं? 6, ऐसे, ठीक। अब यदि इसका नॉमेनक्लेचर बोला जाए तो क्या लिखोगे? कितने बोरान है? 4, तो नाम लिखोगे टेट्राबोरेन। और हाइड्रोजन कितने हैं? 10, तो ब्रैकेट में 10। ये इनका कॉमन नेम है करने का तरीका। जितने बोरान है वो लिख दो, बोरेन इनका कॉमन नेम है, और हाइड्रोजन जितने लगे हो वो ब्रैकेट के अंदर कर दो। ये देखो, डाइबोरेन 6, टेट्राबोरेन 10, इस तरह से इनका नॉमेनक्लेचर करते हैं। अब कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। कहानी को और आगे क्या है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां पे एक राइज होता है, वाई बोरान हाइड्राइड exist in polymeric form while boron halides form monomer unit। ये देखो, पहला क्वेश्चन ये राइज होता है कि यार बोरान के जो हैलाइड होते हैं वो तो मोनोमेरिक होते हैं, मगर बोरान के जो हाइड्राइड होते हैं वो पॉलीमरिक होते हैं, क्यों? पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बोरान के हाइड्राइड जो होते हैं वो पॉलीमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जबकि बोरान के हाइड्राइड जो होते हैं वो मोनोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, क्यों? तो जरा देखो, बोरान होता है 5। अब जब ये 5 है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन ये है 1s2 2s2 2p3। जब ये कॉन्फ़िगरेशन है मेरे दोस्त तो ये इस तरह से आता है। ये देखिए, देखते जाइएगा ऐसे। ये क्या है? ग्राउंड स्टेट। ये 2s है और ये 2p है। अब इसके पास 2d ऑर्बिटल है नहीं, 2d ऑर्बिटल है नहीं, होता ही नहीं है। तो अब यदि ये ग्राउंड स्टेट पे ही कंपाउंड बनाता है तो पहला पॉइंट हुआ बोरान फॉर्म कंपाउंड इन ग्राउंड स्टेट।
एक्साइटेड स्टेट होती ही नहीं है इसमें। क्यों? एक्साइट करने के लिए ऑर्बिटल ही खाली नहीं है। तो अब बोरान क्या करता है, यदि किसी के साथ भी बॉन्ड बनाएगा तो कितने बॉन्ड बना सकता है? 1 2 3 ऐसे। अब जब 3 बॉन्ड बनाएगा तो यार ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएगा ना, 3 बॉन्ड बना के। बोरान कंपाउंड इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, जिसकी वजह से बोरान के जितने भी कंपाउंड होते हैं वो सब के सब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 2 4 2 6। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम BH3 ले तो जरा बताना ये क्या होगा? ऐसा ही तो होगा, 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से आप यदि BF3 लेते हैं तो भी 6 इलेक्ट्रॉन। ये देखो, ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है और ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। जरा मेरी बात को समझते जाइएगा, क्या बता रहा हूं। बहुत इजी है यार, बस मेरी बात को गौर सुन लो, अपने आप समझ जाओ। अब बोरान अपनी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी कैसे कम करे? हर एक एलिमेंट की एक टेंडेंसी जरूर होती है, वो क्या? अपनी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी को कम करना। हर एक एलिमेंट की एक टेंडेंसी होती है मैं किसी तरह अपनी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी को कम करूं। ये कुछ उसी तरह से है कि हर एक की टेंडेंसी है कि मैं डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, कुछ अच्छा करूं। कोई बच्चा या कोई इंसान नहीं सोचता कि मैं खराब करूं, बुरा बनूं, पैसे ना हो मेरे पास, ऐसा कोई नहीं सोचता। उसी तरह हर मेटल की टेंडेंसी होती है उसी तरह हर मेटल की टेंडेंसी होती है मेरे दोस्त, क्या? कि मैं अच्छा करूं, मतलब मैं अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पूरा करूं, मतलब ऑक्टेट को पूरा करूं। अब यदि इसको ऑक्टेट पूरा करना है तो ये क्या करे? तो जरा देखो, ये जो होता है ये तो अपने ऑक्टेट इस तरह से पूरे कर लेता है। BF3 डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ बैक बॉन्ड। ये अपनी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी को बैक बॉन्ड बना के पूरा कर देता है ऐसे। अभी ये पढ़ाए भी जाएंगे बैक बॉन्ड क्या है, क्योंकि इनके हैलाइड भी तो अपने को पढ़ाने हैं। इसके पास लोन पेयर है तो ये इसका लोन पेयर ऑर्बिटल। अब बोरान के पास खाली ऑर्बिटल है वो। अच्छा देखो, यहाँ पे मैंने एक बात गलत बनाई, किसी ने बताई नहीं, ठीक है, वो तो अच्छा हुआ मेरी नजर पड़ गई यार। 3 2 5 और ये 7 इलेक्ट्रॉन नहीं हो गए? खराब नहीं लगेगा किसी को? है, सब कहानी गलत कर दी है। अब जरा देखो, मुझे बतानी पड़ेगी फिर से यार। ये एक्साइटेड स्टेट पे ये होता है, जब ये एक्साइटेड स्टेट पे आएगा ऐसे। चलो अच्छा, एक्साइटेड स्टेट से पहले कहानी बताते हैं। ये ग्राउंड स्टेट पे ऐसे था, और जब ग्राउंड स्टेट पे ऐसे था तो ना तो ये था, ना ये था, ना ये था, ना ये, ना ये, ना ये देखो। अब ये क्या करता है? अब ये एक्साइटेड स्टेट पे आता है। इसको हटाता हूं क्योंकि ये स्टेटमेंट अब गलत है। अब ये होता है, अब ये क्या करता है? अपनी एक्साइटेड स्टेट पे आता है और ये इलेक्ट्रॉन यहां जम करते हैं, तो ये आ गई एक्साइटेड स्टेट। ये देखो ऐसे, इस तरह से। तो बोरान कंपाउंड फॉर्म करता है,
मगर सारे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट और एक्साइटेड स्टेट पे करता है। अब ग्राउंड स्टेट मत लिखिएगा क्योंकि मैंने उसको देख के लिखा था 1 2 3, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, और ये वैकेंट ऑर्बिटल ऐसे। अब जरा बात को समझो, बोरान जो है एक्साइटेड स्टेट में 3 वैलेंसी शो करता है, और जब ये 3 वैलेंसी शो करता है तब भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन तो हुए। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 6 इलेक्ट्रॉन हुए, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। अब अपनी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी कैसे पूरा करता है? जब वो BF3 होता है तो अपनी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी बैक बॉन्ड बना के पूरा करता है, ऐसे, इस तरह से। और ये इसको इलेक्ट्रॉन के साथ पाई बॉन्ड बनाते हैं। ये बैक बॉन्ड एक तरह का पाई बॉन्ड होता है, ये वाला ऑर्बिटल बनाता है, ये खाली ऑर्बिटल है ना, और ये इस तरह से हो जाता है। इस तरह से वो अपनी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी को डिक्रीज कर लेता है। फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन लेके ड्यू टू पाई बॉन्ड, फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन लेके ड्यू टू पाई बॉन्ड, और अपनी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी को डिक्रीज कर लेता है। अब बात आती है किसकी? हाइड्रोजन की। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो इसको क्या तकलीफ होती है? इसको तकलीफ ये है कि बैक बॉन्ड बनाने के लिए इसके पास लोन पेयर नहीं है, absence of lone pair. So hydrogen atom does not form back bond with boron. अब यार हाइड्रोजन एटम के पास लोन पेयर ही नहीं है तो ये बैक बॉन्ड कैसे बनाएगा बोरान के साथ? और बैक बॉन्ड नहीं बनाएगा तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी कम कैसे होगी? तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी कम करने का दूसरा रास्ता ढूंढता है। वो टफ रास्ता है मगर वो ढूंढता है। क्यों? क्योंकि उसकी मजबूरी है। वो क्या करता है? वो डाइमराइज हो जाता है इस तरह से। 2 मॉलिक्यूल उसके डाइमराइज या पॉलीमराइज हो जाते हैं। वो इस तरह से पॉलीमराइजेशन करता है। ये देखो, इस तरह से पॉलीमराइजेशन करता है। कैसे करता है? देखो बताता हूं, गौर समझिएगा। ये इसके भरे हुए ऑर्बिटल है इलेक्ट्रॉन वाले। इसको थोड़ा बड़ा कर दूं, मतलब भर दूं। ये इसके भरे हुए ऑर्बिटल है इलेक्ट्रॉन वाले। ये इनके पास इलेक्ट्रॉन है ऐसे, और ये इसी तरह से इसका भरा हुआ ऑर्बिटल है इलेक्ट्रॉन वाला। ये देखो, और ये इसके खाली ऑर्बिटल है। बोरान का एक खाली ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप कर गया, इसके बोरान का एक खाली ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप कर गया। और ये जो आप देख रहे हो, ये हाइड्रोजन, ये वाला बॉन्ड, ये हाइड्रोजन, ये वाला बॉन्ड। अब आप चाहें तो ये वाले हाइड्रोजन ऐसे कर लें, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये भरे हुए ऑर्बिटल है। ये देखिए, इस तरह से बॉन्ड बनाता है, और ये एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड है। इसमें ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है और इसके साथ मिले। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया? ऐसे। अभी मैं इसकी बॉन्डिंग को भी एक्सप्लेन करूंगा कि ये कैसे होती है। अब जरा इस बात को गौर से समझो, यहां से लेके यहां तक कितने इलेक्ट्रॉन है? भाई ये इलेक्ट्रॉन 2 ही इलेक्ट्रॉन तो हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन है और ये भी 2 इलेक्ट्रॉन है। अब जरा बताना, ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां से कहां तक टहल रहे हैं? यहां से यहां तक टहल रहे हैं। और जब यहां से यहां तक टहल रहे हैं तो कितने एटम है? 1 2 3, 3 एटम को होल्ड कर रहे हैं। तो इसीलिए बोला जाता है 3 सेंटर्ड। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। तो 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोला जाता है। और 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को ही हम नाम देते हैं बनाना बॉन्ड। तो हम इसी को बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं, 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को। अब इससे क्या हुआ? कुछ इलेक्ट्रॉन इसको गेन हुए ना, बोरान को, और कुछ इलेक्ट्रॉन इसको भी गेन हुए। और जब कुछ इलेक्ट्रॉन गेन हुए तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी डिक्रीज हो गई। और ये बॉन्ड हाईली अनस्टेबल होता है, कोई स्टेबल बॉन्ड नहीं है, अनस्टेबल बॉन्ड है। अनस्टेबल बॉन्ड है क्यों? क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है,
बॉन्ड ऑर्डर बहुत कम है, हाफ है। क्यों हाफ है? भैया 2 इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक घूमेंगे तो मैथमेटिकली डिस्ट्रीब्यूशन एक एक इलेक्ट्रॉन का हुआ ना, और एक इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर हाफ होगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर एक होता है। तो ये सब हाफ बॉन्ड है, तो ये हाईली अनस्टेबल बॉन्ड होते हैं। इसका बॉन्ड ऑर्डर हाफ है, 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 इनका एक है क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड है। और इसी वजह से जो ये ब्रिज वाले बॉन्ड हैं, इनकी बॉन्ड लेंथ टर्मिनल वालों से ज्यादा होती है। बॉन्ड लेंथ क्यों ज्यादा होती है, ये बात तुम समझ गए होगे क्यों ज्यादा हो रही है। क्यों? क्योंकि यार सिंपल सी बात है, इनको ब्रिज वाला बोला जा रहा है, ये ब्रिज वाले हाइड्रोजन है और ये टर्मिनल के हाइड्रोजन है। टर्मिनल के हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड बना रहे हैं और ब्रिज वाले हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड बना रहे हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसका जस्ट अपोजिट होगा। ये देखो, तो डाइबोरेन में कितने बनाना बॉन्ड है, देखो, तो बनाना बॉन्ड पूरा यहां से यहां तक का बनाना बॉन्ड बोला जाता है। यदि कोई पूछता है नंबर ऑफ बनाना बॉन्ड इन डाइबोरेन, तो नंबर ऑफ बनाना बॉन्ड या फिर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इन डाइबोरेन इन B2S6, तो दोस्त कितने बनाओगे, 2 बताओगे। और नॉर्मल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, मतलब 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं, 4। किसी ने कहा ये 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड क्या होता है, अरे नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है यार दोस्त। बताओ इनके बीच में कितने एटम है, 1 और 2, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, तो ये 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ही तो हुआ। तो बच्चों को परेशान करने के लिए वो ऐसे ऑप्शन देते हैं, उनको नहीं पता है कि बच्चे परेशान नहीं होंगे, हम सब पढ़ा के रखेंगे, पढ़ा कैसे परेशान होंगे है, तो उनका काम पूछना है, अपना काम फंसाना है। तो बात समझ गए, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने होंगे, 4 होंगे डाइबोरेन में। डाइबोरेन का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होता है इसलिए सारी बातें लिख रहा हूं इस तरह से, और ये आता है, और इस तरह से वो अपनी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी को कम करता है, उसकी मजबूरी है, वो बैक बॉन्ड बना के इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी कम करना चाहता है क्योंकि बैक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। वो यार 2 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड होता है, ये बेचारा 1 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड है, मगर मजबूरी है, कुछ बनाने को है ही नहीं, बैक बॉन्ड बना ही नहीं सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना नहीं सकता क्योंकि लोन पेयर गायब है, तो उसको मजबूरी बस बनाना बॉन्ड बनाना पड़ता है। बनाना बॉन्ड हमारा लास्ट ऑप्शन है, जब हम कोई बॉन्ड नहीं बना पाते हैं तब हम बनाना बॉन्ड बनाते हैं, लास्ट ऑप्शन है बेचारे का। तो इस तरह से ये बनाना बॉन्ड बनाता है और डाइबोरेन का स्ट्रक्चर डिस्कस होता है। ये डाइबोरेन का स्ट्रक्चर भी हो गया। तो डाइबोरेन के स्ट्रक्चर में ये सारी बातें ध्यान रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा जाता है और अपनी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी को कम करता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब मिल गया कि बोरान के ट्राईहैलाइड मोनोमेरिक फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करते हैं और बोरान के हाइड्राइड पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट क्यों करते हैं। किसी ने पूछा तो क्या बताओगे, ये बताओगे ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी। हैलाइड अपनी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी को डिक्रीज कर लेते हैं किससे, बैक बॉन्ड बना के, और हाइड्राइड अपनी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी को कैसे डिक्रीज करते हैं, बनाना बॉन्ड बना के। हाइड्राइड ऑफ बोरान decreases electron deficiency due to formation of banana bond या due to formation of polymerization। पॉलीमरिक स्ट्रक्चर, ये देखो, तो ये अपनी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी को पॉलीमरिक स्ट्रक्चर बनाकर क्या करते हैं, डिक्रीज कराते हैं ऐसे।
तो डाइबोरेन के बारे में इतनी बात समझ गए। अभी मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया, डाइबोरेन क्या होते हैं, वो पॉलीमरिक फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करते हैं, उनमें कौन से बॉन्ड होते हैं। अब कहानी को थोड़ा और ले लो। अब रिएक्शन ऑफ डाइबोरेन, अब हम डाइबोरेन के कुछ रिएक्शन बताते हैं, इनको जरा समझिए एक एक करके। पहली बात, ये जो हाइड्राइड होते हैं ये हाईली अनस्टेबल होते हैं। जैसे ही एयर में डाले जाते हैं तो तुरंत ऑक्सीडेशन कर लेते हैं, तुरंत ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन होगा इसका तो हमेशा ये बनाएगा B2O3 और वाटर, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ये देखो भाई, एयर डाल रहे हो ना, तो एयर में होता क्या है, एयर में यार दो ही चीज है मेनली। अब ये क्या करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन ही तो करेंगे, और इसका ऑक्सीडेशन करने का मतलब हाइड्रोजन का रिमूवल, ऑक्सीजन का एडिशन, ऐसा हो जाता है और बोरान ट्राईहाइड्राइड बन जाता है, बोरान ट्राई ऑक्साइड B2O3। अब जरा देखो, यदि इसमें पानी डाल दिया जाए, वाटर, तो यार ये हाइड्रोलिसिस हो गई, और हाइड्रोलिसिस करने पर ये क्या बनाता है, बोरिक एसिड H3BO3 एसिड, बोरिक एसिड फॉर्म कर लेता है इस तरह से। ये अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रिएक्शन और बताएं, यदि कहीं पर डाइबोरेन की रिएक्शन, गौर से बात को समझिएगा, ये डाइबोरेन है, इसकी रिएक्शन बल्कि लेविस बेस से करा दी, तो हमेशा ऐसे ब्रेक होता है डाइबोरेन, इस तरह से सिमेट्रिकल, BH3 इधर, BH3 इधर, और बस ये बनेगा। ओ बस ये बनेगा, क्या बनेगा, लुईस बेस इसको लोन पेयर देके एक अडक्ट बना देगा, ऐसा ऐसा कंपाउंड बनेगा। ये यदि रिएक्शन हो रही है तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जरा ध्यान रखिएगा। तो हो सकता है इस पर आपको क्वेश्चन भी मिल जाए, तो आप लोग फंस भी सकते हो। सिमेट्रिकल क्लेवेज होता है जब बल्कि बेस अटैक करता है, और इसकी रिएक्शन सिंपल सी बात है। किसी ने मेरे से कहा कि यार B2H6 की रिएक्शन आप इससे करा दो। देखो ये रिएक्शन आप पढ़ चुके हो ऑर्गेनिक में, यदि ध्यान हो तो, THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, ध्यान है। अब ये क्या करेगा, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन ये बल्कि बेस हुआ ना यार, लुईस बेस, क्यों, इसके पास लोन पेयर है, तो ये अपने लोन पेयर इसको दे देगा, प्रोडक्ट क्या आएगा, ये आएगा ऐसे अडक्ट। B2H6 की रिएक्शन कहीं पर भी करा दी जाए, मान लो इससे करा दी जाए, ये भी तो बल्कि है, इतने सारे एटम है इसके पास, तो ये भी यही बनाएगा। ऐसे अडक्ट बना देगा। यदि बल्कि लुईस बेस अटैक करा रहे हो तो हमेशा आंसर यही होगा, एक रिएक्शन लिखो या 1,00,000 रिएक्शन लिखो, कॉन्सेप्ट को ध्यान रखो। बल्कि लुईस बेस अटैक करा रहे हो तो हमेशा रिएक्शन आंसर यही होगा, चाहे जो लिखो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो पेपर में खूब पूछी जाती है, रिएक्शन विद अमोनिया। अमोनिया के साथ B2H6 की रिएक्शन खूब इंपॉर्टेंट है, पेपर में खूब पूछते हैं। अब ये रिएक्शन कैसे करनी है, क्या होती है, इस पर मैं डिस्कशन करता हूं, जरा गौर से समझिए।
तीन तरह से होती है। B2H6 की रिएक्शन अमोनिया से करा दी गई है, एक्सेस ऑफ अमोनिया से, मगर टेम्परेचर लिया गया है 120 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर याद रखना, अभी तक कहीं नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है, इसका मतलब इसकी जरूरत है। तो यार ये बनता है B2H6.2NH3। B2H6.2NH3 एक्चुअल में ये होता है, इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स होता है, ये कॉम्प्लेक्स है, वो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्म है, ये इसका स्ट्रक्चर फॉर्म है, ऐसे इस तरह से। अब किसी ने कहा सर ये रिएक्शन होती कैसे है, तो जरा देखो एक कॉन्सेप्ट बताता हूं। जब बल्की बेस होता है तो सिमेट्रिकल ब्रेक होता है। ये सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कब होती है? जब बल्की बेस होता है। सिमेट्रिकल क्लेवेज इन प्रेजेंस ऑफ बल्की लुईस बेस। अब बल्की लुईस बेस ना हुआ तो क्या होता है, अब बताता हूं। यदि बल्की लुईस बेस नहीं होता है तो अनसिमेट्रिकल क्लेवेज होता है, ऐसे। ये कब होता है? अनसिमेट्रिकल क्लेवेज इन प्रेजेंस ऑफ स्मॉल लुईस बेस। जब स्मॉल साइज के लुईस बेस होते हैं, तो अमोनिया स्मॉल साइज का लुईस बेस है, तो इस तरह से क्लेवेज होगा। तो BH4 निगेटिव और ये दो वैलेंसी फ्री हुई, तो दो वैलेंसी में दो अमोनिया जुड़ जाते हैं, इस तरह से। इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं जैसे आप इसको समझ सको। देखो इसका स्ट्रक्चर इधर बनाता हूं, ये इस तरह से बनता है। इसको दो अमोनिया ये मिले इस तरह से, और वो अलग हो गया इस तरह से। ये देखो ऐसे। क्यों? क्योंकि स्मॉल साइज का ब्रेक था तो ऐसे ब्रेक होगा। अनसिमेट्रिकल क्लेवेज कब होता है? जब स्मॉल साइज का बेस होता है, और लार्ज साइज का बेस है तो सिमेट्रिकल क्लेवेज होता है, मतलब BH3 जाता है इस तरह से। तो जब आप B2H6 की रिएक्शन अमोनिया से कराओगे 120 डिग्री पर, तो इस तरह का कंपाउंड बनता है। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्म है, ये। अब मान लो बी पार्ट, किसी बच्चे को ये पसंद नहीं आया, उसने क्या किया, B2H3 की रिएक्शन कराई 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और 1:2 मोलर रेशियो में। हो सकता है कभी वो मोलर रेशियो ना लिखे, तो क्या बनता है? तो मेरे दोस्त बनता है इनऑर्गेनिक बेंजीन। तो मेरे दोस्त बनता है इनऑर्गेनिक बेंजीन। इनऑर्गेनिक बेंजीन क्या होता है? इस तरह का देखो, बोरान, नाइट्रोजन, बोरान, नाइट्रोजन, बोरान, नाइट्रोजन, बोरान, एक एक हाइड्रोजन सबको, जैसे बेंजीन में होता है ऐसे। फिर यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसके लोन पेयर इसको देंगे, इसके लोन पेयर इसको देंगे, और इसके लोन पेयर इसको देंगे, इस। अब ये जो आया है ये क्या है? B3N3S। इसी को कहते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। इसी का और नाम होता है एक बोराजोल। बोराजोल इनऑर्गेनिक बेंजीन को ही बोराजोल कहते हैं, और वो होता क्या? B3H3S6। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी डिटेल दे देता हूं।
एरोमेटिक होता है क्योंकि बेंजीन जैसा है, तो एरोमेटिक होता है। रिएक्टिविटी जो होती है इसकी बेंजीन से ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि पोलरिटी है। क्यों? क्योंकि इसकी पोलरिटी है, इसमें पोलरिटी है। इसका जो डबल बॉन्ड है वो पोलर डबल बॉन्ड है, इसका जो डबल बॉन्ड है वो पोलर डबल बॉन्ड है। ये देखो प्लस माइनस चार्ज आएगा क्योंकि लोन पेयर किसके हैं? लोन पेयर नाइट्रोजन के हैं, और गेन कौन कर रहा है? बोरान कर रहा है, तो ये ऐसे माइनस प्लस चार्ज आएंगे। तो पोलरिटी की वजह से ये बेंजीन से ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये बनता है। अब देखो जरा सी पार्ट, यदि B2H6 की रिएक्शन एक्सेस आप अमोनिया से करा दें मगर टेम्परेचर 200 या 200 से ज्यादा हो, इससे भी हाई टेम्परेचर हो, तो बनता है पॉलीमरिक BNX। इसको कहते हैं इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट क्या होता है? जैसे ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है वैसे ही, मतलब ये चीज अब पॉलीमरिक फॉर्म में आ जाए, यही चीज किस में आ जाए? पॉलीमरिक फॉर्म में आ जाए, तो इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट होगा। ऐसे ऐसे इस तरह से सो ऑन। अब आप डबल बॉन्ड बनाते चले जाएं ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो ये इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट है। तो कभी कभी बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि कब क्या बनाएं, क्योंकि रेजेंट तो सेम है। तो ध्यान रखना 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे अमोनिया एक्सेस है तो इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट बनाओगे, और 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे अमोनिया एक्सेस है तो ये कॉम्प्लेक्स बनेगा B2H6.2NH3। और ध्यान रखिए ये तीनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एनसीईआरटी में दी है, इसलिए खूब इंपॉर्टेंट है, खूब पूछी जाती है। ये एनसीईआरटी में दी है इसलिए खूब इंपॉर्टेंट है, खूब पूछी जाती है, ठीक है। इसलिए ध्यान रखिएगा डाइबोरेन का अमोनिया के साथ रिएक्शन 3 केस में चलेगा। कौन कौन सा केस कब कब बनेगा इस बात को जरा ध्यान रखिए अच्छे से। अब हम लोग बात करते हैं अब जब देखो यार डाइबोरेन की सारी बातें हम लोगों ने खत्म कर ली कि डाइबोरेन क्या है, कैसे काम करता है, क्यों काम करता है। अब बात करते हैं हाइड्राइड और हैलाइड। अच्छा, एक बात उसके बारे में तो बताना भूल ही गया। किसके बारे में? वहीं लिख देता हूँ, एल्युमिनियम के हाइड्राइड के बारे में। कहाँ है ये? इनके बारे में इसी जगह लिख देता हूँ। अब ये पॉलीमर बनाते हैं तो ये क्या बनाते हैं? तो AlH3X ऑल्सो फॉर्म बनाना बॉन्ड। भाई ये पॉलीमराइज हो रहा है तो ये पॉलीमराइज कैसे होगा? बनाना बॉन्ड बना के ही होगा, और इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी को कम करने के लिए पॉलीमराइज होता है। ये सब मेटेलिक फॉर्म में कन्वर्ट होते रहते हैं। जैसे जैसे नीचे जाओगे मेटेलिक फॉर्म बढ़ेगा तो ये कोवेलेंट रहते नहीं है, तो ये पॉलीमराइज नहीं हो पाते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं इनकी, किसकी? हैलाइड्स ऑफ ग्रुप नंबर 30। इनके हैलाइड की बात करते हैं। देखो यार सबको पता है कि इनकी बैलेंसी कितनी है? 3। जब इनकी बैलेंसी 3 है, हैलोजन की 1 होती है, तो ये इस तरह के हैलाइड बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाएंगे, कैसे कैसे बनाएंगे, तो इसका क्लासिफिकेशन कर देता हूं मैं 2 मिनट में, जरा देख लो। बोरान होगा, एल्युमिनियम होगा, गैलियम होगा, इंडियम होगा, थैलियम होगा। अब जरा देखो एक एक करके इनकी बात करते हैं।
बोरान के हैलाइड कैसे होंगे? ऐसे होंगे। एल्युमिनियम के हैलाइड कैसे होंगे? ऐसे होंगे। गैलियम, इंडियम, हेलियम। ये देखो, अब बातों को स्टार्ट करते हैं। ठीक, जरा समझो। ये मोनोमेरिक हैलाइड बनाते हैं, मतलब पॉलीमराइजेशन नहीं करते, ये मोनोमेरिक हैलाइड बनाते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, वो सब के सब कोवेलेंट होते हैं। अब तीसरी बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, बोरान फॉर्म अदर टाइप ऑफ अनस्टेबल हैलाइड। जैसे B2H4, B2H2 एक्सेट्रा। बोरान और भी कई तरह के हैलाइड बनाता है, वो बात अलग होती है कि वो अनस्टेबल होता है। ये क्या बनाता है? एल्युमिनियम फॉर्म डाइमर। एल्युमिनियम का जो हैलाइड होता है, वो दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करके ये बना देते हैं। एल्युमिनियम, गैलियम और इंडियम, ये सभी डाइमर बनाते हैं, ये भी डाइमर बनाते हैं। ये देखो, और ये सभी के सभी डाइमर कहाँ पे बनाते हैं? वेपर फेज में। डाइमर फॉर्म वेपर फेज। ड्यू टू, ये डाइमर क्यों बना रहा है? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी को कम करने के लिए। ड्यू टू डिक्रीजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी। यहाँ पे एक बहुत खतरनाक पॉइंट है जो अभी मैं आपसे पूछूंगा, पहले मैं पढ़ा लूं। अब ये जो होता है, ये मोनोमेरिक फॉर्म में होता है और इसकी +1 बैलेंसी स्टेबल होती है, क्योंकि नीचे जाने पर आप लोगों को पता है इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है, तो इसकी +1 स्टेबल होती है, +3 अनस्टेबल होती है। इसी वजह से वो इस तरह के हैलाइड को फॉर्म करता है, और वो कैसा होता है? आयनिक होता है। और आयनिक है तो उसको कुछ करना ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होगी नहीं। आयनिक हाइड्राइड में इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी कैसे? क्यों? गौर से समझिएगा, सॉरी बच्चों। यदि वो एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो आयनिक बॉन्ड आ जाएगा ना, और डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा लास्ट में। तो जरा पहली बात समझो, बोरान के जो ग्रुप नंबर 13 के हैलाइड है, उसमें बोरान कोवेलेंट हैलाइड बनाता है, बहुत सारे हैलाइड बनाता है बोरान, मगर बाकी अनस्टेबल होते हैं। और BX3 टाइप के हैलाइड स्टेबल होते हैं। एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, ये डाइमर और हैलाइड के बनाते हैं। एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम डाइमर बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? वेपर फेज में अपनी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी को कम करने के लिए। वो इस फॉर्म, जैसे ही मैं ऐसा लिखता हूं तो किसी बच्चे के दिमाग में घंटी बजती है टन से। क्या? उसने कहा सर यार ये क्या बवाल आपने काट रखा है, बोरान भी हैलाइड है, वो मोनोमर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। एल्युमिनियम, गैलियम भी हैलाइड है और वो डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो बुरा नहीं लगेगा? सिमेट्री नहीं बना रखी है कि नहीं? क्वेश्चन नहीं उसके दिमाग में आ जाएगा, इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, यार ये क्या मैटर है यार, कि सर ने क्या किया है? बोरान का मोनोमर फॉर्म कराया है, मगर एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम का डाइमर फॉर्म करा रहे हैं, और जबकि दोनों ही एलिमेंट सेम ग्रुप के, और जबकि कोवेलेंट हाइड्राइड बना रहा है, ये भी कोवेलेंट हाइड्राइड बना रहा है, ये भी कोवेलेंट हाइड्राइड हैलाइड बना रहा है। जब दोनों ही कोवेलेंट हैलाइड है तो ये ड्रामा किस बात का? बात तो सही है यार। तो चलो ड्रामे को क्लियर करते हैं कि ऐसा क्यों है। तो ये क्वेश्चन तुरंत दिमाग में आया, तो हमने इस क्वेश्चन को लिख दिया कि वाई बोरान फॉर्म
मोनोमरिक हैलाइड हैलाइड्स, जबकि वाइल एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम फॉर्म डाइमेरिक हैलाइड्स इन वेपर फेज। यही तो तुम पूछना चाहते थे ना, क्यों दोस्त? और जो आप पूछना चाहोगे वो मैं लिख दूंगा ऐसे। अब यार टेंशन की बात तो है यार कि ये क्या है यार, लफड़ा डाल रखा है सर। जरा देखो लफड़ा क्या है, अब बताता हूँ। देखो यार, जो बोरान के हैलाइड होते हैं, ये देखो, अब आपको बैक बॉन्ड के बारे में थोड़ा ज्यादा डिटेल देता हूँ जैसे आप समझ पाओ। बैक बॉन्ड की कंडीशन क्या होती है? बैक बॉन्ड की कंडीशन होती है कि एक एटम जो हो स्मॉल साइज का हो और उसके पास ये कंडीशन हो, कम से कम वैकेंट ऑर्बिटल हो। पहली बात, वैकेंट ऑर्बिटल हो। दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात समझना, वो सेकंड पीरियड का एलिमेंट हो। सेकंड पीरियड या फिर थर्ड पीरियड का एलिमेंट हो, इतना। अब इस वाले एटम मतलब दूसरे एटम के पास कंडीशन क्या है? मिनिमम एक लोन पेयर हो, भाई का ऑक्टेट कंप्लीट हो, और ये भी सेकंड पीरियड या थर्ड पीरियड का एलिमेंट। बैक बॉन्ड जो बनने की कंडीशन है उसको जरा अच्छे से देख लो। ये कंडीशन, जब किसी मॉलिक्यूल के पास ऐसी कंडीशन होंगी तब वो बैक बॉन्ड बना सकता है। अब बैक बॉन्ड जो बनता है इनके बीच में बनता है 2p सेकंड पीरियड प्लस सेकंड पीरियड, सेकंड पीरियड प्लस थर्ड पीरियड, थर्ड पीरियड प्लस सेकंड पीरियड। मगर थर्ड पीरियड प्लस थर्ड पीरियड जो होते हैं वो बैक बॉन्ड नहीं बनाते ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ ऑर्बिटल। लार्ज साइज होने की वजह से थर्ड पीरियड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट बैक बॉन्ड नहीं बनाएंगे। या तो सेकंड सेकंड बनाएंगे, वो सबसे स्ट्रांग होगा, सेकंड थर्ड बनाएंगे वो भी स्ट्रांग होगा, थर्ड सेकंड बनाएंगे वो भी स्ट्रांग, मगर थर्ड थर्ड बैक बॉन्ड बनाते ही नहीं। थर्ड थर्ड बैक बॉन्ड बनाते ही नहीं। अब जरा बोरान का बताओ कि बोरान की कहानी क्या है। बोरान के पास जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो क्या है? सेकंड पीरियड का है, और इसके पास जो फुलफिल ऑर्बिटल है वो भी क्या है? सेकंड पीरियड का है। ये दोनों ही सेकंड पीरियड के, आसानी से बैक बॉन्ड बनाएंगे ऐसे, और इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी को कम कर देंगे। इस तरह से बैक बॉन्ड बनाकर ये, तो इसका मतलब ये जो मैंने पॉइंट पढ़ाया है, इस पॉइंट को देख के तुम्हारे दिमाग में एक बात साफ आ गई होगी। वो क्या आ गई होगी? गला यार बहुत दर्द कर रहा है, हाँ आवाज आ रही है ना? वो क्या तुम्हारे दिमाग में बात आ गई होगी? तुम्हारे दिमाग में ये बात आ गई होगी कि सबसे अच्छा बैक बॉन्ड कौन बनाएगा? जब ऑर्बिटल छोटा होता है। क्यों? ऑर्बिटल बड़ा होता जा रहा है तो बैक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी कम होती जा रही है। तो बैक बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी का ऑर्डर क्या होगा? सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये दोनों तो बनाते ही नहीं है, मेनली यही बनाते हैं। उनमें बैक बॉन्ड की टेंडेंसी बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है, माना तक कर सकते हो। अब यदि ये है
तो एक और बात आ जाती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, या फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी। भैया जिसका बैक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग उसका मतलब डबल बॉन्ड करेक्टर ज्यादा, ये डबल बॉन्ड करेक्टर है ना, बताओ। अब डबल बॉन्ड करेक्टर ज्यादा किसमें होगा, उसमें होगा, तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। ये देखो, इतनी बात पहले समझ में आ गई। अब कहानी को थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं और अपना काम खत्म करते हैं। नोट AlCl3 की बात करो, एल्युमिनियम क्या होता है, थर्ड पीरियड का, ये क्या होता है, थर्ड पीरियड का। थर्ड पीरियड बैक बॉन्ड बनाते ही नहीं है, तो फिर ये अपनी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी कैसे कम करे, कम तो करना ही है भाई। मैंने आपको एक बात बताई है, हर एलिमेंट की चाह है कि इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी कम जरूर हो, चाहे जैसे करनी पड़े। पहले वो रेगुलर बॉन्ड बनाता है जिसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, जब वो नहीं बन पाता है तो वो कोशिश करता है कि बैक बॉन्ड बन जाए, क्योंकि वो विद इन द मॉलिक्यूल बनता है, तो विद इन द मॉलिक्यूल बॉन्ड बनाना इजी होता है ना। फिर जब कोवेलेंट में बैक बॉन्ड नहीं बन पाता है तो फिर वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की ओर जाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बन पाता है तब वो बनाना बॉन्ड की ओर जाता है, और बनाना बॉन्ड के बाद कोई बॉन्ड नहीं। तो यार ये बैक बॉन्ड नहीं बना पाएगा, है ना, तो इसके पास बैक बॉन्ड तो बन नहीं सकता। तो अब ये कैसे अपनी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी को कम करे, तो ये अपनी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी को कम करता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के, और उस कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में वो डाइमराइज हो जाता है। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी decreases due to formation of coordinate bond। तो ये अपनी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी को क्या करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के कम करता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के कैसे कम करता है, ऐसे कम करता है। ये देखो, ये इस तरह के कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, ये मिल गए, ये मिल गए। और इस तरह के जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो ये आ जाता है, ये देखो। कोई बच्चा सोच रहा होगा सर बनाना बॉन्ड क्यों नहीं बना रहे, मैंने बताया था बनाना बॉन्ड बहुत खतरनाक बॉन्ड है, वो सबसे लास्ट में बनाते हैं। यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड की टेंडेंसी है, क्यों, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक तरह का कोवैलेंट बॉन्ड है, दो इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड होता है, ये देखो है। बट डिफरेंस ये होता है कि ये दो इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम के होते हैं, बट डिफरेंस ये है कि इसके दो इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम के होते हैं, तो इसलिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना बहुत ईजी है। तो सबसे पहले देखो मॉलिक्यूल क्या बनता है, प्योर कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, जब उसकी क्षमता नहीं होती बेचारे के पास तो बैक बॉन्ड बनाता है, बैक बॉन्ड की भी क्षमता नहीं होगी तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की भी क्षमता नहीं होगी तब बनाना बॉन्ड बनाएगा। और यहाँ लोन पेयर किसके पास, क्लोरीन के पास थे, इसलिए इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया। वहाँ हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन के पास लोन पेयर भी नहीं थे, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी नहीं बना सकता था। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी नहीं बना सकता है तो क्या बनाएगा, लास्ट एंड फाइनल बनाना बॉन्ड। सॉरी बच्चों, बस समझ पाए। तो एक प्रॉब्लम हमारी और सॉल्व हो गई, क्या कि बाकी सब डाइमर क्यों बना रहे हैं और हेलोजन में बोरान जो है मोनोमर क्यों बना रहा है, ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व है। अब जरा देखो यार, जब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है तो इस बात को भी देख ले, दो चार पॉइंट और देखो, BF3 BCl6 BBr3 BI3, यदि इनमें ये सारी बातें कभी भी पूछी जाए, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट,
डेंसिटी। देखो ऐसा कुछ भी पूछता है, बॉइलिंग पॉइंट बताओ, मेल्टिंग पॉइंट बताओ, डेंसिटी बताओ, तो हमेशा इस ऑर्डर में आप लगा दीजिएगा। ये ऑर्डर, ये जो है हमारा गैस होता है, ये दोनों हमारे लिक्विड होते हैं, और ये भाई साहब हमारे सॉलिड होते हैं। यदि मान लो कभी फिजिकल स्टेट भी पूछ ले तो। और बैकबोन से रिलेटेड सारी बातें पीछे बढ़ा रखी है। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ये कर रहा है। अब हैलाइड की यदि हाइड्रोलिसिस कर दो तो ये मैं पीछे ही पढ़ा चुका हूं, कॉन्सेप्ट पीछे पढ़ा चुका हूं। कोवेलेंट हैलाइड की हाइड्रोलिसिस करोगे तो करस्पॉन्डिंग ऑक्सो एसिड बनेगा। ध्यान है कि कोवेलेंट हैलाइड की यदि हाइड्रोलिसिस करोगे तो करस्पॉन्डिंग ऑक्सो एसिड बनेगा। तो इनके हाइड्रोलिसिस करोगे तो करस्पॉन्डिंग ऑक्सो एसिड बनेगा, HX बनेगा। ये हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा। अब जरा देखो यार, आपने क्या किया, हैलाइड भी बता दिए। अब क्या, तो अब हैलाइड के बाद कौन आता है, ऑक्सो एसिड और ऑक्साइड। तो अब इनको डिस्कस करते हैं। ऑक्साइड एंड ऑक्सो एसिड ऑफ ग्रुप नंबर 30। जरा इनको समझो। जो ग्रुप नंबर 13 है, इनकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, +3। ऑक्सीजन की कितनी है, -2। इनकी टोपी उसके सर करोगे तो क्या आएगा, जब हम इसकी टोपी उसके सर करेंगे तो इस टाइप का ऑक्साइड आएगा। इस टाइप के जो ऑक्साइड होते हैं वो इतनी तरह से हम क्लासिफाई कर देते हैं। जरा देखो, B2O3, Al2O3, GO2O3, जरा बात को समझिए। ये हमारा क्या है, एसिडिक नेचर का है, ये एम्फोटेरिक, ये एम्फोटेरिक, ये बेसिक, और ये स्ट्रॉन्ग बेसिक। ये +1 का ऑक्सीडेशन नंबर का ऑक्साइड बनाता है। ये देखो +1 -2, सॉरी, इस तरह का ऑक्साइड बनाता है। आयनिक ऑक्साइड है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है वो। क्यों, क्योंकि थैलियम की जो होती है +1 ऑक्सीडेशन नंबर स्टेबल होती है, इस वजह से। तो देखो ये एसिडिक होता है, ये दोनों एम्फोटेरिक होते हैं। डाउन द ग्रुप मैंने आपको पढ़ाया, डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, और दोस्त डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी, तो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी। इस वजह से ये एसिडिक है, ये एम्फोटेरिक है, ये एम्फोटेरिक है, ये बेसिक है, ये बेसिक। अब जरा यार देखो दोस्त, एक बात बहुत खतरनाक बात है, तुम्हें बताना भूल गया था, अलाउ बता देता हूँ। हैलाइड कहाँ पढ़ाए हैं, इस जगह पे। जरा देखो, जब इसकी +1 स्टेबल होती है तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, तो हाँ ये एग्जिस्ट करता है। बच्चे सोचते हैं कि यार ये एग्जिस्ट कैसे करता है, तो उसका रीजन है ये कॉम्प्लेक्स है, ये इस तरह से ब्रेक होता है, ऐसे। भाई हम बता रहे हैं, हमने देखो यहाँ लिख दिया कि थैलियम की +1 स्टेबल होती है, तो बच्चा सोचेगा यार यही अनस्टेबल होगा, क्योंकि वो पूछेगा कि इनमें से कौन सा अनस्टेबल हैलाइड है, तो बच्चे को सबसे पहले यही वाला ध्यान आएगा, Tl(I3). और इसमें उसकी गलती नहीं है, मेरी गलती है। क्यों, मैंने ये तो पढ़ा दिया Tl(I3) अनस्टेबल है और Tl+1 स्टेबल है, मगर एक एग्जाम्पल देता Tl(I3) वाला। Tl(I3) में क्या होता है, बच्चे को फील होता है कि Tl के ऊपर +3 चार्ज आएगा, रियलिटी में ये अलग टाइप का कंपाउंड है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। Tl+1 I3 निगेटिव, I3 निगेटिव एक कॉम्प्लेक्स आयन है, ये जो है ये कॉम्प्लेक्स आयन है,
ये नॉर्मल आयन नहीं है, ये ऐसे होता है, ऐसा I2 को एक लोन पेयर देता है I नेगेटिव, तब ये आता है यार। तो कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, उस जगह मुझे याद आया तो मैंने बता दिया। अब जरा देखो यार, ये इनके नेचर हो गए। अब कहानी को और आगे बढ़ाओ, इनमें से किसी में भी वाटर डालोगे तो करस्पॉन्डिंग एसिड आ जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये है। अब इस बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, जो अपने काम की चीज है उस पर चलते हैं। जरा देखो, इस बात को विशेष ध्यान रखें, ऑल ऑक्सो एसिड ऑफ बोरान आर hydrated form of बोरान ऑक्साइड। बोरान के जितने भी ऑक्सो एसिड होते हैं रियलिटी में वो बोरान ऑक्साइड के हाइड्रेटेड फॉर्म होते हैं। मतलब नहीं समझ पाए होगे तो समझाता हूं। देखो B2O3, यदि इसमें एक वाटर लगाओ तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आएगा, H2B2O4। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो HbO2, इसको क्या बोलते हो, मेटाबोरिक एसिड। तो मेटाबोरिक एसिड का फार्मूला मेरे दोस्त तुम ये लिखो या ये लिखो, बात एक ही है, ध्यान रखना। क्योंकि मेटाबोरिक एसिड बोरान ट्राईऑक्साइड का हाइड्रेटेड फॉर्म है। तो ध्यान रखिए, कभी कभी वो घुमा देते हैं, पूछते हैं इनमें से मेटाबोरिक एसिड कौन है, और फिगर ऐसा लिखा होता है तो बच्चा पकड़ ही नहीं पाता है। तो ध्यान रखिए, जितने भी बोरान के ऑक्सो एसिड हैं वो बोरान ट्राईऑक्साइड के हाइड्रेटेड फॉर्म है। ये देखो, अब कोई बच्चा चाहे कि यार ये कर दूं, 3 वाटर लगा दूं, तो जरा 3 वाटर लगाओगे तो जरा बताओ, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्म लिखो S6B2O7। अब इसका वो बनाओ, उसको क्या बोलते हैं यार, O7 नहीं, O6 हुआ, सॉरी, एक मिनट, O6। अब इसका फार्मूला बनाओ तो 2 से डिवाइड करोगे, ये देखो, इसको तो सभी जानते हो, बोरिक एसिड, आर्थोबोरिक एसिड। तो बोरिक एसिड क्या होता है, बोरिक एसिड इसका ट्राईहाइड्राइड होता है। ये देखो इस तरह। अब कोई ऐसा कर दे, देखिएगा अच्छे से, इसको बताओ तो ये क्या हुआ, पढ़ के सुनाओ, H2B4O7, यही हुआ, H2B4 और 6 और एक 7, H2B2O6। इसका रेशियो बनाओ तो यार इसमें तो कुछ कटेगा ही नहीं, तो ये ऐसे ही रहेगा। इसको कहते हैं टेट्रा बोरिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं, टेट्राबोरिक एसिड। बोरक्स इसी का सोडियम सॉल्ट होता है, टेट्राबोरिक एसिड का ही सोडियम सॉल्ट होता है। और टेट्राबोरिक एसिड क्या है, ये। तो पहली बात, एक तुम समझ गए कि नहीं समझ पाए, ये कॉन्सेप्ट समझ पाए कि जितने भी बोरान के ऑक्सो एसिड हैं रियलिटी में वो बोरान ट्राई ऑक्साइड के हाइड्रेटेड फॉर्म है। 1:3 में तो मेटाबोरिक एसिड बोरिक एसिड आता है, और जब 2:1 लेते हो तो टेट्राबोरिक एसिड आ जाता है। टेट्राबोरिक एसिड मैंने क्यों बताया है, क्योंकि हमें बोरेक्स पढ़ाना है, तो बस मुझे ये बताना होगा कि ये सोडियम सॉल्ट ऑफ टेट्राबोरिक एसिड होता है ना, ये सोडियम सॉल्ट ऑफ टेट्राबोरिक एसिड होता है। अब जरा गौर से बातों को एक एक करके समझो, कॉन्सेप्ट और पढ़ाता हूं। कॉन्सेप्ट नंबर 1, इस बात को जरा समझिएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जब कंसंट्रेशन बोरिक एसिड का ये होता है, कंसंट्रेशन ऑफ H3BO3 इक्वल, ठीक है,
0.03 मोलर। जब बोरिक एसिड का कंसंट्रेशन 0.03 मोलर से कम होता है तो वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वाटर में। तो वाटर में वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मतलब उसका इक्वल सॉल्यूशन जो होता है वो ऐसा होता है, ऐसा इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मतलब क्या हुआ, बोरिक एसिड एग्जिस्ट इन मोनोमेरिक फॉर्म, मतलब H3BO3 और HBOH का होल 4। अभी मेरी बात शायद नहीं समझ पाओगे, अभी आगे समझ पाओगे जैसे ही इसका दूसरा पॉइंट लिखूंगा। देखो जैसे बोरिक एसिड पानी में पड़ा है तो बोरिक एसिड कैसे एग्जिस्ट कर रहा होगा पानी में। यदि बोरिक एसिड का कंसंट्रेशन 0.03 मोलर है तो इस तरह से एग्जिस्ट कर रहा होगा। मगर यदि कंसंट्रेशन 0.03 मोलर नहीं है, उससे ज्यादा है, अब जरा समझिएगा, कंसंट्रेशन ऑफ बोरिक एसिड इन वाटर यदि ग्रेटर देन है 0.03 मोलर से, तो जरा गौर से समझिएगा, यही पॉइंट मेन है, पूछा जाता है, तो जरा समझिएगा। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बोरिक एसिड increases due to polymerization in water। अब जरा समझो, यदि इसका कंसंट्रेशन 0.03 से ज्यादा होगा तो यार ये पॉलीमराइज हो जाता है इस तरह से। इसके 3 मॉलिक्यूल वाटर में पॉलीमराइज हो जाते हैं और बनाते ये हैं B3O3OH का होल 4 कॉम्प्लेक्स प्लस H। इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ट्राइमर फॉर्म होता है, पॉलीमरिक फॉर्म ऑफ वाटर मतलब ट्राइमर फॉर्म, और इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा शिफ्टेड होता है। अब इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा शिफ्टेड होता है, इस जगह पे इसका पीके जो होता है वो 6.25 होता है, और पीछे जो पीके होता है इस जगह पे इसका पीके होता है 9.15 या 25। अब इससे तुम्हें ये पता चल गया है पीके ज्यादा होगा तो के कम होगा, और के कम होगा तो इसका मतलब डिसोसिएशन कम है। अब पीके ज्यादा है तो के कम है, के कम है तो डिसोसिएशन कम है, और यहाँ पर पीके कम है तो के ज्यादा होगा, डिसोसिएशन ज्यादा होगा। इसका मतलब जब वो पॉलीमराइज करता है तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है, और इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी तो बढ़ जाएगी। तो दो तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि लो कंसंट्रेशन पे बोरिक एसिड किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हाई कंसंट्रेशन पे बोरिक एसिड किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हाई कंसंट्रेशन पे बोरिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज क्यों कर जाती है। तो ये सारे क्वेश्चन दागे जाएंगे तुम्हारे ऊपर, तो ध्यान रखना कैसे बताना है, ये सारा पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है। इस बात को समझ पाए हो कि क्या बात बताइए। तो जरा कॉन्सेप्ट पे फोकस रखिएगा कि कब कब क्या क्या कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। अब थोड़ा सा कहानी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, आगे क्या बढ़ाते हैं जरा देखो। बोरिक एसिड exist in 2-dimensional sheet form in solid state due to formation of hydrogen bond। अब जरा यार इस बात को मेरी समझिएगा बहुत अच्छे से। बोरिक एसिड क्या होता है,
भाई इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? यदि तुम देखो तो बोरिक एसिड का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 है। और sp2 यदि किसी का हाइब्रिडाइजेशन है तो वो क्या होता है? प्लेनर होता है ना। तो बोरिक एसिड हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके एक चादर टाइप की बना देता है, 2 डायमेंशनल शीट, चादर टाइप की, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हुए, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन है। इसी वजह से ये बात पूछी जाती है कि बोरिक एसिड सॉलिड स्टेट में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अभी तक हम इक्वस सॉल्यूशन में बात कर रहे थे, सॉलिड स्टेट की बात चल रही है। तो यार ये सॉलिड स्टेट में जो होता है वो 2 डायमेंशनल शीट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके 2 डायमेंशनल शीट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके, ऐसा। अब नेक्स्ट नंबर का नोट, उसको जरा समझिए, वो क्या है? बोरिक एसिड एक वीक एसिड है, तो इसका टाइट्रेशन स्ट्रॉन्ग बेस से नहीं कर सकते। टाइट्रेशन ऑफ बोरिक एसिड titration of boric acid does not give perfect end point against strong base। स्ट्रॉन्ग बेस के अगेंस्ट बोरिक एसिड जो है वो टाइट्रेशन नहीं कर सकता है। यदि बोरिक एसिड का हम टाइट्रेशन कराएं तो यार ये क्या करता है? इंड पॉइंट, परफेक्ट इंड पॉइंट नहीं देता है। अब क्यों नहीं देता है? रीजन ये है कि भाई ऐसा क्या है कि यार ये परफेक्ट इंड पॉइंट नहीं देता है, तो उसके पीछे रीजन समझो। ये पूछा जाता है जब आप बोरिक एसिड का टाइट्रेशन कराओगे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, ये देखिए, तो ये बनाता क्या है जरा देखिए, ये बनाता है इसका सॉल्ट, और इसका सॉल्ट जो बना हमारे पास वो ये है, ये देखिए। अब जरा ये सॉल्ट कैसा है? ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, जो फर्दर हाइड्रोलाइज हो जाता है, तो फर्दर हाइड्रोलाइज, जिसकी वजह से इंड पॉइंट जो होता है वो क्लियर नहीं आता है। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट जो बनता है वो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है जो हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेट करेगा। इसकी वजह से फर्दर जो है वो हाइड्रोलाइज हो जाता है और शार्प इंड पॉइंट नहीं आता है। परफेक्ट इंड पॉइंट का मतलब शार्प इंड पॉइंट आना, क्लियर इंड पॉइंट नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि बनता क्या है? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट जो फर्दर हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेट करेगा। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि बोरिक एसिड का टाइट्रेशन डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग बेस से नहीं करा पाते हैं। क्यों नहीं करा पाते हैं? क्योंकि शार्प इंड पॉइंट नहीं मिलता। अब बात आती है फिर क्या करें, तो जरा देखो फिर क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाता है ये समझाता हूं। बट इन प्रेजेंस ऑफ cis diol, in presence of cis diol, sharp end point form। मगर यदि हम सिस डाइऑल की प्रेजेंस लें तो हमें शार्प इंड पॉइंट मिलता है। अब बात आती है ऐसा कैसे, है कि नहीं? टेंशन वाली बात तो है, ऐसा कैसे? तो सबसे पहले तो शार्प इंड पॉइंट मिलने के लिए सिस डाइऑल का मतलब क्या है? सिस डाइऑल का मतलब है दोनों OH एक साइड होने चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए सिस डाइऑल। मतलब मॉलिक्यूल हमारा क्या हो? इथाइलिन ग्लाइकॉल हो, ऐसा।
है कि नहीं, हमारे पास ग्लूकोज हो, फ्रैक्टोज हो, क्योंकि इन सबके पास सिस डाइऑल होते हैं। हमें सिस डाइऑल चाहिए, ट्रांस डाइऑल नहीं चाहिए। मतलब ग्लिसरॉल हो, ध्यान रखिएगा, सिस डाइऑल चाहिए, ट्रांस डाइऑल नहीं चाहिए। वो करता क्या है वो हम अब बताते हैं। पहले तो तुमने मॉलिक्यूल सुन लिए, अब वो करता क्या है जरा समझो। वो क्या करता है, बोरिक एसिड के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, जिससे इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहता है। इस तरह से जो सिस डाइऑल होता है वो बोरिक एसिड के साथ इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। इस तरह से वाटर निकाल दो, ऐसे वो बोरिक एसिड से रिएक्शन करके इस तरह का कॉम्प्लेक्स बना लेता है, ऐसे। अब ये पानी में आयोनाइज होता है, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को वो बढ़ा देता है। कुल मिला के ये है कौन, बोरिक एसिड, सिस डाइऑल, ऐसे। और इसका टाइट्रेशन हो जाता है, टाइट्रेशन विद NaOH and form sharp end point। ऐसा होता है। तो जरा देखो ये क्या करता है, इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर देता है। कौन, ग्लाइऑल, इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करता है। और जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट बनना था वो भी नहीं बनता है। तो इस वजह से अब ये इक्विलिब्रियम डायरेक्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट नहीं होती। जैसे ये बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही थी ऐसे, अब ऐसा कुछ नहीं है। अब इक्विलिब्रियम सीधा सीधा फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है। तो ये क्वेश्चन खूब पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। तो इस बात को विशेष ध्यान रखें कि कब कब क्या होता है। तो ध्यान रखो बोरिक एसिड का जो होता है शार्प इन पॉइंट नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि वो जो सॉल्ट बनाता है वो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट होता है, और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट जो होगा वो हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेट करेगा, जिसकी वजह से फिर से एसिड जनरेट हो जाएगा, तो शार्प इन पॉइंट नहीं मिलेगा। शार्प इन पॉइंट पाने के लिए हम उसमें सिस डाइऑल मिला देते हैं। सिस डाइऑल क्या करता है, बोरिक एसिड से रिएक्शन करके एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम पीछे नहीं शिफ्ट होता है। तो वो डायरेक्ट टाइट्रेशन करके एक शार्प इन पॉइंट जनरेट कर देता है, डायरेक्ट टाइट्रेशन करके एक शार्प इन पॉइंट जनरेट कर देता है। अब जरा देखिए और बात, और क्या बातें हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, यहां तक की बात होगी। अब जरा देखो बच्चों, अब हमारे पास एक बात है जिसका नाम है बोरेक्स। बोरेक्स को ही कहा जाता है सोडियम टेट्रा बोरेट, इसी को कहा जाता है टिंकर, है ना। अब हम बोरेक्स के बारे में सारी बातें बताते हैं कि ये क्या होता है, किस तरह से काम करता है, रियलिटी में होता क्या है वो बताता हूं। सोडियम सॉल्ट ऑफ टेट्रा बोरिक एसिड इज नोन एज बोरेक्स। टेट्राबोरिक एसिड अभी पीछे पढ़ाया है, H4B2O7। अब इसमें जैसे ही NaOH डाल दोगे तो ये बना देता है Na2B4O7। बोरेक्स ये है, बोरेक्स क्या है, ये बोरेक्स है। इसका हाइड्रेटेड फॉर्म ले लो तो ये बोला जाता है Na2B4O7.10H2। ये क्या है, हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ हाइड्रेटेड बोरेक्स ऐसे। तो पहला पॉइंट हुआ कि बोरेक्स होता क्या है, सोडियम सॉल्ट ऑफ टेट्राबोरिक एसिड होता है, Na2B4O7.10H2। अब दूसरा जो बात है वो जरा समझो, वो भी हमें समझ में आनी चाहिए क्योंकि पूछा जाएगा। बोरेक्स, सॉरी ऐसे लिखो, इक्वस सॉल्यूशन ऑफ
बोरेक्स वो क्या होता है, एक बफर सॉल्यूशन होता है। और कैसा, एसिडिक बफर। एक्वस सॉल्यूशन जो बोरेक्स को होता है वो एसिडिक बफर होता है। क्यों, आप सभी लोग जानते हो, इसमें ज्यादा कोई टेंशन की बात नहीं है। मेरी बात को गौर समझिएगा तो आप तुरंत पकड़ लोगे। जरा बताना, ये किसका साल्ट है, टेट्राबोरिक एसिड। टेट्राबोरिक एसिड क्या होता है, बोरिक एसिड होता है। तो जैसे ही पानी में डालोगे तो ये बोरिक एसिड बना देगा, और साथ में Na होने की वजह से क्या बना देगा, NaOH बना देगा। ऐसे अब NaOH बोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके ये बना देता है, ये देखो H3, ऐसे ले लो, ये ऐसे। अब ये क्या है, वीक एसिड, और ये क्या है, उसका कॉन्जुगेट सॉल्ट, कॉन्जुगेट आयन। बोरिक एसिड का कॉन्जुगेट आयन ये होता है BOH का 4 निगेटिव। क्यों, क्योंकि बोरिक एसिड पानी में डाले जाने पर वाटर का आयनाइजेशन नहीं करता है। आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, वो इस तरह से ब्रेक होता है। यदि बोरिक एसिड को पानी में डालोगे ना ऐसे, तो यार ये पानी का OH आयन गेन कर लेता है इस तरह से, इस तरह से, और ये प्रोटॉन इशू करता है, और ये क्या हुआ, BOH का निगेटिव। तो ध्यान रखना, बोरिक एसिड का कॉन्जुगेट सॉल्ट ये होता है। जनरली क्या होता है, प्रोटॉन इशू करने से कॉन्जुगेट साल्ट आता है। बोरिक एसिड में प्रोटॉन इशू करने से कॉन्जुगेट साल्ट नहीं आएगा। तो इस बात का जरा विशेष ध्यान रखना है कि बोरिक एसिड में कॉन्जुगेट साल्ट उसका ये फॉर्म होता है। क्यों, क्योंकि बोरिक एसिड इस तरह से होता है। तभी आप लोगों ने ध्यान होगा कि जब आपको वो पढ़ाया गया है रिडॉक्स वाला चैप्टर, तो इसकी बेसिसिटी 1 बताई गई है। क्यों, क्योंकि 1 मोल बोरिक एसिड 1 मोल प्रोटॉन इशू कर रहा है, इसलिए इसकी बेसिसिटी 1 है। 1 मोल बोरिक एसिड 1 मोल प्रोटॉन इशू कर रहा है, इसलिए इसकी बेसिसिटी 1 है, या n फैक्टर 1 है, या n फैक्टर 1 है। अब जरा देखो यार, स्ट्रक्चर ऑफ बोरेक्स इंपॉर्टेंट होता है। स्ट्रक्चर ऑफ बोरेक्स ध्यान रखिए। अब स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, देखो बताता हूं। है क्या हमारे पास, Na2 है, B4 है, O7 है, डॉट 10H2 है। तो सबसे पहले बता दूं कि ये होता क्या है। ये इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स है यार। ये देखो B4 O5 OH4 डॉट 8H2। ये इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स होता है। इसका फिगर कैसा होता है, तो देखो इसके फिगर को बताता हूँ। आप अल्टरनेट बोरान ऑक्सीजन बॉन्ड बना लो, अल्टरनेट। ये देखो 4 बोरान थे, तो 4 बार बोरान ऑक्सीजन बॉन्ड बना लो ऐसे, इस तरह से। ठीक, अब किन्हीं दो अपोजिट बोरान को जोड़ दो ऑक्सीजन के थ्रू। कोई 2 अपोजिट बोरान एक ऑक्सीजन से जोड़ दो, चाहे ये वाले जोड़ दो चाहे ये। अब सबको एक एक OH आयन दे दो ऐसे, सबको एक एक OH आयन दे दो इस तरह से, ये ऐसे। ये जो फिगर आया है ये बोरेक्स का फिगर है। ये जो फिगर है हमारा, ये बोरेक्स का फिगर है ऐसे। अब इन्हीं से 2 सोडियम जुड़े होते हैं, निगेटिव लगा है ना, इन्हीं से 2 सोडियम जुड़े होते हैं। तो क्या क्या पूछा जाता है, जरा इस बात पर फोकस करो। पहला, डायरेक्ट अटैच्ड वाटर। डायरेक्ट अटैच वाटर कितने हैं, 2। 10 थे, 10 में से 2 अंदर हैं, 8 बाहर है ना। हाइड्रेटेड वाटर, हाइड्रेटेड वाटर कितने हैं,
8 नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल यूनिट ऑफ बोरान। इसका मतलब क्या है बताता हूं। नंबर ऑफ ट्रायंगुलर यूनिट ऑफ बोरान। जरा समझो यार, जरा इनका हाइब्रिडाइजेशन बताओ। ये sp2 है, ये sp3 है, ये sp2 है, ये sp3 है। sp2 का मतलब क्या होता है ट्रायंगुलर, sp3 का मतलब क्या होता है टेट्राहेड्रल। तो कितने ट्रायंगुलर बोरान है? 2। कितने टेट्राहेड्रल बोरान है? 3। वो ये पूछ रहा है नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल यूनिट ऑफ बोरान। कितने बोरान टेट्राहेड्रल यूनिट के हैं? 2। कितने बोरान ट्रायंगुलर यूनिट के हैं? 2। ठीक। और क्या पूछ सकता है तो जरा देखिए, हाउ मैनी बोरान ऑक्सीजन बोरान बॉन्ड। आप देख के बताओ, हाउ मैनी साइक्लिक रिंग इन बोरेक्स, हाउ मैनी atoms involved in one cyclic ring। How many boron bond। ऐसे कुछ भी पूछ सकता है वो इन बोरेक्स। अब बताओ, हाउ मैनी बोरान ऑक्सीजन बोरान बॉन्ड। तो बोरान ऑक्सीजन बोरान बॉन्ड एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है 4 और एक ये है 5। बोरान ऑक्सीजन बोरान बॉन्ड कितने हैं? 5 है। हाउ मैनी साइक्लिक रिंग, एक रिंग ये है, एक रिंग ये है, 2। हाउ मैनी एटम्स इन्वॉल्व इन वन साइक्लिक रिंग, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर की रिंग है, 6 मेंबर। ठीक है, रिंग। और क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी बोरान बोरान बॉन्ड। तो बोरान बोरान लिंकेज ही नहीं है, 0। तो यार बोरेक्स का फिगर एक इंपॉर्टेंट फिगर है, उसमें ये सब कुछ पूछ सकता है। ये भी पूछ सकता है कि कौन सा फिगर है ये देखो। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है, तो इस बात को जरा अच्छे से ध्यान रखिएगा कि स्ट्रक्चर ऑफ बोरेक्स एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। अब बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल, हीटिंग इफेक्ट। देखो, यदि आप बोरेक्स को हीट करते हो, Na4B2 सॉरी Na2B2O7, पहले हीट करोगे तो वो वाटर निकालेगा, फिर हीट करोगे तो वो क्या बना देगा? B2O3 डॉट NaBO2। ये क्या होता है जरा बताता हूं। ये ग्लासी ट्रांसपेरेंट बीड होती है। ग्लासी ट्रांसपेरेंट बीड होती है ये। मतलब B2S6 मतलब डाइबोरेन को हीट करते हो, ठीक है, मतलब बोरेक्स को हीट करते हो तो B2O3 बोरान ट्राईऑक्साइड और सोडियम मेटाबोरेट बनता है। बोरान ट्राईऑक्साइड और सोडियम मेटाबोरेट बनता है, जो इस तरह का होता है, ग्लासी बीड होती है ये। ठीक है। और इसी तरह से यदि एक्सेस में आप उसको भी हीट कर दो, किसको? H3BO3 को, तो भी यही बनाता है ऐसे।
ये देखो, तो हीटिंग इफेक्ट ये है। अब इस जगह पे एक बात आपको इंपॉर्टेंट है वो भी पढ़ा देता हूं, जिसको कहते हैं बोरेक्स बीड टेस्ट। लास्ट एंड फाइनल हेडिंग इसकी, बोरेक्स बीड टेस्ट। बोरेक्स बीड टेस्ट क्या होता है दोस्त, जरा समझना, ठीक है। पहले आपको बोरेक्स बीड टेस्ट के बारे में बताता हूं कि बोरेक्स बीड टेस्ट होती क्या है, उसको समझाता हूं। देखो क्या है, किसी बच्चे ने एक प्लेटिनियम वायर ले लिया और उस पर एक लूप बना ली। ये क्या है, ये है प्लेटिनियम वायर, और प्लेटिनियम वायर को एक लूप के फॉर्म में कर लिया ऐसे, और साथ में रख लिया बोरेक्स। बोरेक्स ये पुड़िया के फॉर्म में है, ये हमारा बोरेक्स रखता है, ये क्या है, बोरेक्स। इन दोनों को मिला दिया, मतलब आप एक तार लिया, अरे यार तार होता है ना, तार ले लिया, आगे से उसको क्या है, लूप बना दी, और बोरेक्स का मिक्सचर था उसमें ऐसे ऐसे मिला दिया, लूप को ऐसे ऐसे कर दिया जैसे मिक्सचर कुछ है जो वायर में लग जाए, और इसको हीट कर दिया। जब इसको हीट करते हो तो क्या मिलता है, जरा समझो, ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड। ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड मिलती है, जो किसकी होती है, अभी पीछे पढ़ाया है, इसकी होती है, इसकी। ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड इनकी होती है, बोरान ट्राईऑक्साइड और NaBO2 मतलब मेटाबोरेट की होती है। ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड हो सकता है बच्चों को ना समझ में आ रही हो, तो मैं बताता हूँ। जो वायर होगा ना, तो वायर की जो लूप होगी उसमें एक फिल्म बन जाएगी, मगर वो फिल्म साबुन की तरह, जो सोप होता है ना, सोप जैसी फिल्म बनाता है ना, वो बहुत थिक, बहुत पतली होती है। ये मोटी फिल्म बनाएगा, जिस तरह हनी बनाता है, या फिर उससे भी ज्यादा हाई विस्कस, उस तरह की एक फिल्म बना देता है। उसी को कहते हैं ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड। वो किसकी बनती है, वो बनती है बोरान ट्राईऑक्साइड और मेटाबोरेट की। तुमने क्या किया, प्लेटिनियम का वायर लिया, आगे से उसको गोल किया, और बोरेक्स में ऐसे ऐसे किया, फिर उसको जाके हीट किया। जब हीट करोगे तो ये आ जाएगा। अब ये जो आया है, ये कुछ इस तरह की चीज आई है। देखो ये जो चीज आई है वो आपके पास ऐसा आया है, और इस तरह की आपके पास बीड बनी हुई है लाइट कलर में। तो लाइट कलर इसका ले लेते हैं, ये इसके अंदर भरा हुआ इस तरह से आ गया, ये ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड है, ऐसे ऐसे। और ये जो बीड आई है वो किसकी आई है, B2O3 और NaBO2 के मिक्सचर। अब हम क्या करते हैं स्टेप नंबर 2 में, ये स्टेप नंबर 1 है। अब आपको देखो स्टेप नंबर 2 में यार दोस्त क्या करते हैं, ये जो हमारे पास आई है बीड, ये वायर ऐसे, देखिएगा, इसको हम मिलाते हैं सैंपल के साथ। सैंपल जो हमारे स्कूल वाले भैया देते हैं, पुड़िया देते हैं ना एक, है ना, एक पुड़िया देते हैं ना, लो भैया इसमें बेसिक रेडिकल एसिडिक रेडिकल चेक करो, वही सैंपल वाली पुड़िया में जो बीड है उसको ऐसे ऐसे फिर मिलाया, और फिर पकड़ के हीट कर दिया। हीट करते हैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में। अब ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम भी हमें बताना पड़ेगा, तो अब आपको फ्लेम के बारे में कुछ नॉलेज देता हूँ, तो जरा पकड़ना फ्लेम के बारे में नॉलेज। तो पहले तो फ्लेम बनाया जाए, नॉलेज तो मान लो बात की बात है कि नहीं बच्चों। ये स्टैंड हो गया, अब हम लोग फ्लेम बनाते हैं। अब देखो, अब मैं आपको फ्लेम दिखाता हूँ कि फ्लेम का काम कैसे है। अंदर की फ्लेम जो होती है वो डार्क कलर की होती ऐसे, है कि नहीं।
और जो बाहर की फ्लेम होती है वो लाइट कलर की होती है, कुछ लाइट कलर ऐसे। एक मिनट, ये बाहर की फ्लेम है। अपनी तरफ से मैंने मस्त कोशिश की है, बाकी तो यार आप ही लोग बताओगे। ये देखो दोस्त, ये बाहर की फ्लेम है। अब जरा देखना किसको किसको क्या क्या बोलते हैं। फ्लेम आई ना, बीच में डार्क कलर की होती है, साइड जो होती है लाइट कलर की होती है। तो जरा देखो, डार्क कलर का अपवर्ड साइड, डार्क कलर का अपवर्ड साइड, ये क्या है? ये है हमारी रिड्यूसिंग फ्लेम। ए हाँ, रिड्यूसिंग फ्लेम। ये रिड्यूसिंग फ्लेम कैसी है? अपर रिड्यूसिंग फ्लेम बोली जाती है। और इसी का नीचे वाला बॉटम जो होता है वो भी रिड्यूसिंग फ्लेम है, मगर ये लोअर रिड्यूसिंग फ्लेम बोला जाता है। ये देखो, और लाइट कलर का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, अपर। और ये जो लाइट कलर का होता है ये भी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है, मगर लोअर है। ये होता है फ्लेम। तो आपको अपर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में इसको हीट करना होता है, इस चीज को। जब अपर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में हीट करते हो तो देखो बनता क्या है? कलर्ड, ठीक है, कलर्ड बीड ऑफ, कलर्ड बीड ऑफ मेटल फॉर्म। तो मेटाबोरेट की कलर्ड बीड बनती है। कैसे बनती है? अब देखो, ये टेस्ट पढ़ाया है, आप समझो। टेस्ट पहले फिर से एक बार बता देता हूँ, ये टेस्ट होता कैसे। एक वायर लिया प्लेटेनियम का, आगे से मोड़ लिया। आगे से मोड़ने के बाद पहले उसको बोरेक्स में ऐसे ऐसे किया और हीट किया। जब हीट करोगी तो एक फिल्म बन जाएगी उस पर, ठीक है, ट्रांसपेरेंट कलर की, ट्रांसपेरेंट ग्लासी कलर होता है, कलरलेस टाइप की। ठीक है, कुछ दिमाग में यदि रखना है कि यार कैसी होगी, तो ये मान लो साबुन की फिल्म की जैसी होगी, बस उसकी थिकनेस बढ़ा दो, कम से कम 100-200 गुना बड़ा, वो फिल्म की थिकनेस मोटी कर दो। फिर उसको जाके हम मिक्सचर में लगाते हैं, जो भैया हमारे देते हैं लैब वाले, है ना, जिसको पाउडर बोलते हो, मिक्सचर बोलते हो, सैंपल बोलते हो, वो। और उसको करके जाके ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में हीट करते हैं। जैसे ही तुम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में हीट करोगे कलर आ जाएगा। जैसे ही तुम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में हीट करोगे तो कलर आ जाएगा। जो कलरलेस ग्लासी बीड थी ना, वो कलर्ड ग्लासी बीड में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इससे हमें कैसे पता चलेगा कौन कौन मेटल है? तो दोस्त जरूर पता चलेगा, हम किस लिए हैं। तो पहले तो तुम्हें कॉन्सेप्ट की रिएक्शन समझाते हैं कि रिएक्शन क्या होती है। देखो, हमारे पास जो ये होता है, ये सैंपल के मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करता है। ये सैंपल था, और साथ बनाता क्या है? मेटाबोरेट बना लेता है। ये जितने भी मेटाबोरेट हैं ये सब कलर्ड होते हैं। ये देखो, इसी तरह से वो सबसे रिएक्शन करता है। Fe से भी रिएक्शन करेगा और इस तरह का मेटाबोरेट बनाएगा। सबके साथ आंसर एक ही होता है, मेटाबोरेट। बोरेट के ऊपर एक चार्ज होता है। तो ये देखो, इसी तरह से रिएक्शन करता है। क्रोनियम भी होता है, कोबाल्ट भी होता है, इस तरह से। और ये सब कलर्ड होता है। अब बात आई हम कैसे याद रखेंगे। तो जरा देखो यार, तुम्हारे लिए तो हम हैं, तो अब गौर से मेरी बात को समझिएगा, ठीक है। जैसे आपको ये बात याद रहे, क्या लिखोगे? माना, माना कुमकुम। अब यार मैंने उस समय जब बनाया था ना, तब कुमकुम सीरियल चलता था। माना कुमकुम फुकरे, फुकरे फीमेल निकली। ये क्या है? ये वो मेटल है जो बोरेक बीट टेस्ट देते हैं। कौन? माना कुमकुम फुकरे फीमेल निकली। कुमकुम एक सीरियल चलता था यार घरों में। माना कुमकुम फुकरे फीमेल निकली। फुकरे तो मूवी है, तो तुम जानते ही हो, है ना। माना Mn2+2 का सॉल्ट। कुमकुम, जरा कुमकुम देख लेना, तो ये कॉपर और कोबाल्ट है। कॉपर कोबाल्ट,
फुकरे Fe और क्रे क्रोनियम। फीमेल से Fe ट्रिपल पॉजिटिव, डबल पॉजिटिव ट्रिपल पॉजिटिव दोनों होता है। निकले मतलब निकल। देखो सेटिंग आपको एक बार देखनी पड़ेगी यार दोस्त, ये मेरी सेटिंग है। आपको अपनी सेटिंग बनानी हो तो आप इस स्टेटमेंट को चेंज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी सेटिंग ये है क्योंकि मैंने ये बनाया था, माना कुमकुम फुकरे फीमेल निकली। और क्यों बनाया था अभी आपको और एक आइडिया लगेगा, ये लॉजिक बैठाला क्यों है मैंने। माना कुमकुम फुकरे फीमेल निकली। अच्छा हाँ, एक बात तो बताना भूल गया, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जैसे मैंने बोला ये मेरी सेटिंग है, तो क्या था 2-3 साल पहले एक मूवी आई थी, वो छोटा, अरे यार, रस, शाहिद कपूर की। उस मूवी का नाम देखो मैं भूल गया, जिसमें बहुत दारू वारू पीता है, डॉक्टर बना रहता है, पता नहीं यार कुछ थी। उसमें भी बार बार सेटिंग सेटिंग वर्ड यूज होता है, मुझे ध्यान नहीं था। मैं एक दिन ऑफलाइन में पढ़ा रहा था, तो मैंने कहा देखो यार बच्चों ये मेरी सेटिंग है। तो बच्चों ने कहा हाँ सर ये आपकी सेटिंग है। तो मैं उस दिन नहीं समझ पाया, जब भी मैं बोलूँ बच्चे बार बार बोले, तो मैंने कहा क्या बात हो गई। तब मुझे ध्यान आया कि हाँ यार उस पिक्चर में वो बार बार शाहिद कपूर नहीं, शाहिद कपूर, हाँ शाहिद कपूर बोलता था ये मेरी सेटिंग है, ये मेरी सेटिंग है। वो पिक्चर का नाम नहीं याद आ रहा, बहुत फेमस पिक्चर थी, बहुत करोड़ों रुपए कमाए थे। बच्चों को याद रहता है यार। कौन सी मूवी थी यार, ऑफलाइन होता तो अब तक 10वीं बार बच्चे बता चुके होते कि कौन सी मूवी थी। चलो छोड़ो, आओ। माना कुमकुम फुकरे फीमेल निकली, तो माना Mn कुमकुम कॉपर कोबाल्ट, कॉपर कोबाल्ट फुकरे फुकरे क्रे क्रे, है ना, फीमेल निकली। अब इससे क्या हुआ, ये आयन, गौर समझिएगा, ये मॉलिक्यूल हमारे हैं जो ये टेस्ट देते हैं, सभी टेस्ट नहीं देते हैं। Mn देगा, Fe डबल पॉजिटिव देगा, क्योंकि वो पूछेगा इनमें से कौन सा साल्ट बोरक बीट टेस्ट देता है, तो तुम कैसे पकड़ोगे, इनमें से कौन सा साल्ट बोरक बीट टेस्ट देता है, कैसे पकड़ोगे, ऐसे पकड़ोगे। माना कुमकुम फुकरे फीमेल निकले, बोरक बीट टेस्ट देते हैं। माना कुमकुम फुकरे फीमेल निकले, बोरक बीट टेस्ट देते हैं, और कोई नहीं देता। अब बात है उनके कलर की, यार उनका कलर कैसे पकड़ा जाए, क्योंकि भैया ये कलर भी तो शो कर रहे हैं। तो कलर देखो कैसे याद रखोगे, VIB, विग्योर यार, VIB, ठीक है, YGOR। अब जरा देखो क्या होता है, कलर भी याद होने चाहिए, और कलर आपको याद करने का कॉन्सेप्ट देता हूं, मस्त कॉन्सेप्ट। V का मतलब जिसके नीचे जो आ रहा है, इसके नीचे आ रहा है ना, तो इसका मतलब इसका कलर क्या आएगा, वायलेट। ये किसी के नीचे नहीं आ रहा है, इसका कलर क्या आएगा, ब्लू। इसका मतलब इन दोनों के मेटाबोरेट कैसे होंगे, ब्लू होंगे। इसके नीचे कैसा कलर आ रहा है, येलो, इसका मतलब इनके मेटाबोरेट कैसे होंगे, येलो होंगे। इसके नीचे कैसा कलर आ रहा है, ग्रीन, तो इनका मेटाबोरेट कैसा होगा, ग्रीन होगा। इन दोनों को ओ कुछ नहीं। इसके नीचे कैसा आ रहा है, रेड, रेड और ये मिलके ब्राउन कलर बनाते हैं। चाहो तो ओ यहां लिख लो, सॉरी, ओ यहां लिख दो, तो रेड ऑरेंज मिलके लगभग ब्राउन बनाएंगे। तो देखो विग्योर, विग्योर से हमारा क्या होता है, VIBYGOR होता है क्या, GYOR, है ना। हाँ यार ये गलत लिख गया है, मेटाबोरेट उल्टा लिख गया है, पहले G होगा फिर Y होगा, तो यहाँ पर भी गलती हो गई है। हाँ भैया अब छापो, इसको भी हटाना पड़ेगा मेरे दोस्त। चलो दोस्तों चेंज करते हैं, ये ग्रीन आ गया और ये भैया येलो आ गया। अब देखो मुझे भी इसी स्टाइल से याद है, नहीं तो यार कैसे याद रहेगा इतना सारा, तो मुझे भी ये निमोनिक्स पे ही याद रहता है। और यही मैंने आप बच्चों के लिए बनाया है कि देखो हमारा पहला एम होता है कि पूरे में पूरे क्वेश्चन बच्चा कर क्या है, पहला एम मेरा यही होता है। मैं सिर्फ इसी वजह से, मैं सिर्फ इसीलिए पढ़ाने आता हूँ कि मेरा एक ही रूल है, सिलेक्शन कराना। हम पढ़ाने केमिस्ट्री नहीं आते हैं, हम सेलेक्ट कराने के लिए केमिस्ट्री पढ़ाने आते हैं। तो क्वेश्चन चाहे वो जहां से दे हम करके आएंगे। तो देखो माना कुमकुम फुकरे फीमेल निकली, माना Mn कुमकुम कॉपर कोबाल्ट फुकरे Fe क्रोनियम फीमेल Fe ट्रिपल पॉजिटिव निकली निकल। अब ये तो बात हमें समझ में आ गई कि इतने 60 जो होंगे वो बोरक बीट टेस्ट देंगे। अब बात है इनके कलर पे क्वेश्चन पूछ लिया, तो मान लो क्वेश्चन ऐसा आया कि यार बोरेक्स को हीट कर रहे हैं, वो है ना, ए और बी बनना है, और ए और बी की रिएक्शन हमने
किसी सॉल्ट से करा दी, और वो कह रहे हैं कि यार जब हम किसी सॉल्ट से कराते हैं तो वो जो है येलो कलर का बोरेक्स बीड टेस्ट देता है, मतलब येलो कलर का बीड बनाता है। अब बताओ वो सॉल्ट कौन है? तो येलो कलर का बीड बनाता है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि येलो कलर किसका आता है? तो तुम्हें कलर भी याद होने चाहिए। तुम तुरंत पकड़ लोगे, अरे फीमेल वाला येलो कलर था, फीमेल, तो इसका मतलब तुम ये तो पकड़ ही लोगे कि एफ ही है। अब बस फेरस और फेरिक पकड़ना है। इसी तरह मान लो ब्राउन आ गया तो तुम समझ जाओगे निकल है। क्यों? माना कुमकुम फुकरे फीमेल निकली, माना कुमकुम फुकरे फीमेल निकली, माना कुमकुम फुकरे फीमेल निकली। माना मतलब Mn, कुमकुम मतलब कोबाल्ट कॉपर, और फीमेल, ठीक है, फुकरे Fe और Cr, फीमेल Fe निकली निकल। और कलर कैसे होंगे? विगव्योर से याद रखोगे, विगव्योर है ना, VIGBGR, विगव्योर से याद रखोगे। ठीक है, तो ये मेरे दोस्तों ग्रुप नंबर 13 हम लोगों ने खत्म किया, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी रह गई है। तो नेक्स्ट क्लास में ग्रुप नंबर 14 और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा। इसके बाद आई थिंक सिर्फ सरफेस बचा होगा, तो सरफेस पढ़ाऊंगा, और उसके बाद क्या करना देख लेंगे यार। ठीक है, टेंशन ना लो, सब पढ़ा दिया जाएगा, जो भी कुछ बचा होगा सारा पढ़ाया जाएगा, बस आपका काम है सेलेक्ट होके दिखाना। चलो ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं।